आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, माफ़ करिएगा। और याद रखिए हमारा जो शो है बहुत एक्शन पैक होने वाला है। ग्लोबल क्यूज भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव जो है अपफ्लो देखने मिलेगा। एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में और आप देखें लगभग 24,950 के ऊपर जो है गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड जो है लेवल्स देखने मिल रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी बातें क्या है उस पर हम नज़र डालते हैं। 4 अहम बड़ी बातें जिसको हम आपके सामने लेके आने वाले हैं, जो 4 बाजार के बड़े संकेत हैं। डाउ जोन्स देखें तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है नास्दाक आया है। डाउ जोन्स 114 अंक चढ़कर बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो लगभग 24,950 लेवल्स के पास है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल चिप शेयरों के कारण जो है नास्दाक में एक अच्छी रैली आपको देखने मिल रही है। इन्फोसिस की बात करें तो अपनी 5वीं बायबैक का जो ऐलान कर दिया गया है। 11 सितंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है और कैलकुलेशंस के हिसाब से लगता है कि बायबैक साइज 10,000 करोड़ के ऊपर हो सकता है। टीवीएस मोटर गाड़ियों की जो है कीमतें घटाने वाली है। आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन मॉडल्स की जो है प्राइस कट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। और थोड़े दिन पहले पैसेंजर व्हीकल्स अनाउंस कर रहे थे और अब टू व्हीलर की भी जो है प्राइस कट्स अनाउंसमेंट्स होने लगे। लेकिन याद रखिए ये इफेक्टिव होगा 22 सितंबर को। टोल कलेक्शंस की बात करें तो आईआरबी इंफ्रा के टोल कलेक्शंस लगभग 12% साल दर साल बढ़ गए हैं अगस्त के महीने में। और ब्रिगेड ग्रुप का भी जो है नया करार आया है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को लेके। तो ये जो है बाजार के 4 बड़े संकेत हैं जिस पे हमारी नजर होने वाली है। तो ये 4 बड़े संकेत हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए और इन 4 चीजों में समग्रता के साथ सारी की सारी चीजें हैं। क्यूज हैं, खबरें हैं, आगे बाजार की दिशा को लेकर कुछ कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन शरद आपने वो सही कहा था कि अभिषेक ढूंढ रहे हैं, मैं सच में ढूंढ रहा हूं कि ये तेजी आएगी कब। कुछ कुछ खेमे तो बाजार में एक्टिव हैं लेकिन बड़ी तेजी नहीं हो रही है। और एक चीज और मैं ढूंढ रहा था बाजार में कि आप ये देखेंगे 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर यानी कि 4 जो ट्रेडिंग सत्र रहे हैं, एक रेंज में निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। बस गनीमत ये रही है कि 24,700 के लेवल को निफ्टी ने अभी तक होल्ड करने की कोशिश की है। कल ऐसा लगा कि नहीं अब 24,700 को छोड़कर 800 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि ग्लोबल सेटअप आज बाजारों के लिए शरद आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अभिषेक ग्लोबल सेटअप तो डिसेंट है, वो हम इस पे जाएंगे। लेकिन पीटर नवारो की जो है कमेंट्री आ गई है सुबह और एक और धमकी जो है आप कह सकते हैं भारत के प्रति जो है पीटर नवारो ने स्टेटमेंट डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं पर किसी ना किसी समय समझौता पर आना ही होगा। तो एक बहुत अथॉरिटेटिव टोन जो है उनके तरफ से आ रहा है। और याद रखिए ये ट्रंप के सारे जो है हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो ये हर बार टिप्पणी जो है करते रहते हैं। उनका इम्पैक्ट कुछ होता नहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टांस जो है अब थोड़ी न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो गई है भारत के प्रति। लास्ट वीक हमने देखा भी था। लेकिन ट्रंप के जो जितने लोग हैं उनकी कमेंट्रीज ऊपर नीचे आते रहती है। और ऑफकोर्स इन्होंने जो है थोड़ी आपत्ति भी जनाई है कि ब्रिक्स नेशन कितने जो है एकत्रता दिखा रहे हैं और उसके कारण जो है थोड़ा इम्पैक्ट ट्रेड रिलेशंस में भी आ सकता है। लेकिन एक नेगेटिव व्यू है, बट उतना कुछ खास सीरियसली बाजार इसको लेता नहीं है। और ट्रंप के भी जो है बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में जो है राउंड ट्रिप्स हो जाते हैं, तो इनके कॉन्वर्सेशंस का भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अभिषेक ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा अपमूव जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन दिखाया था। और अभिषेक नास्डैक की बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो है बंद हुआ था। और आप देखिए चिप शेयर्स जो है यहाँ पे वो तेज़ी लाए थे। डाउ जोन्स 114 पॉइंट ऊपर, नास्डैक भी 100 पॉइंट ऊपर और फ्यूचर्स भी जो है अच्छी मोमेंटम हरे निशान में ही यूएस में देखने मिल रही है। अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते बुधवार 17 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फेड का जो है अहम जो है मीटिंग होने वाला है रेट्स का। और बाजार 25 बेसिस पॉइंट्स तो मान ही चुकी है, लेकिन अब कुछ कुछ खेमे में जो है बातचीत चल रही है कि ये 50 बेसिस पॉइंट्स भी कट हो सकता है। हमने थोड़े फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स भी पढ़े और आपके सामने हम थोड़ा लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे जो है बार्कलेज 2025 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड के जो दरों में लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स की 3 कटौती की उम्मीद है, यानी कि टोटल 75 बिप्स कट आ सकता है 2025 में ही। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की जो सितंबर पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ गया है, अब वो 0.5% हो चुका है और ये घटने की उम्मीद है। और देखिए इस हफ्ते जो है मैक्रो डेटा भी आने वाला है यूएस में। कल जो है अगस्त के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो पीपीआई महंगाई है उसको आंकड़े पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। तो अभी जो है नेट नेट अभिषेक यही है कि फेड रेट कट जो है
इंटेंसिफाई हो रहा है और जिस तरह रेट कट इंटेंसिफाई हो रहा है तो ऑफकोर्स अलग अलग एसेट क्लासेस में जो है हमको इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। जैसे कि मेटल्स में बाइंग आ रही है, आपके गोल्ड और सिल्वर में अच्छी अपमूव आ रही है, इमर्जिंग मार्केट्स के जो इंडेक्सेस होते हैं वो भी थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इन टोटल रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ रहा है और थोड़ी सी डॉलर में जो है आप कह सकते हैं डिप्रिशिएशन भी आ रही है। और जिस तरह गोल्ड चल रहा है, सेंट्रल बैंक्स खरीदे जा रहे हैं और टी बिल्स पे अपनी एक्सपोजर कम करते जा रहे हैं, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। एशियाई बाज़ार की बात करें तो यहाँ पे भी जो स्टोरी बहुत वही स्ट्रॉन्ग है। चौथे दिन लगातार निक्केई रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे 44,000 लेवल्स के ऊपर आ गई है और वही जापान की निक्केई फिलहाल अभी 500 अंक ऊपर है। कोरिया के इसके कोस्पी में छठे दिन तेज़ी आई है और आज भी जो है हरे निशान में जो है आपको कोरियन एक्सचेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो एशियन मार्केट्स अच्छे, ग्लोबल क्यूज भी अच्छा और इंटरेस्टिंगली गिफ्ट निफ्टी भी जो है हरे निशान में है, लगभग 24,950 के ऊपर है। और हमारी एनालिस्ट टीम ने मुझे अभी अभी इन्फॉर्म भी किया है कि इन्फोसिस का एडीआर जो है वो लगभग 2.5% ऊपर है। जिस तरह इन्फोसिस बाईबैक आया तो शायद आईटी स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी जो है अपमूव भी देखने मिल सकती है। फेड दरों की कटौती के कारण जो है $3,600 के ऊपर जो है गोल्ड चला गया है। जिस तरह जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस की तो बात हमने कही है, लेकिन सेंट्रल बैंक की एक्यूमुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई भी किए थे, लास्ट वीक डेटा आया था। कच्चे तेल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है $66 के प्रति और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के पास है। यही 5 दिन पहले ये आंकड़ा 4.3% का था। तो ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड में करेक्शन आया है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है ओवरऑल कहेंगे। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हल्की सी जो है उबाल आई है, जिस तरह उनके जो आउटपुट रिलेटेड न्यूज़ फ्लो आया था। बट नेट अभिषेक सारे एसेट क्लासेस में जो है एक रेट कट का जो है कह सकते हैं रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ रहा है और ओवरऑल ग्लोबल क्यूज़ जो है पॉजिटिव ही देख रहे हैं, एशियन क्यूज़ भी। तो भारत का भी जो ओपनिंग जो है लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपनिंग होगा। बट छोटे मोटे जो है बातचीत होते रहते हैं, लेकिन उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते, पर बाजार भी नहीं करता है। ठीक जी है, बिल्कुल निश्चित तौर इस पर। पे और शरद, आज के लिए अगर स्टॉक्स में सबसे बड़ा अगर हम ट्रिगर देखें, आज के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो तो इन्फोसिस का ही होगा। और प्रीवियस अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें इन्फोसिस का, तो ये तय है कि टेंडर रूट्स के जरिए बायबैक आएगा। अगर हम पेडअप और सरप्लस रिजर्व की बात करें तो 95,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है और उम्मीद ये की जा रही है कि 11,500 12,000 करोड़ रुपए के आसपास बायबैक का साइज हो सकता है। और पिछले 4 बायबैक जो आप इन्फोसिस के हमने देखे हैं, जो प्रीमियम रहा है उसमें 18% से लेकर 30% के आसपास के प्रीमियम रहे हैं। तो अगर हम पिछले बायबैक जितना भी मान ली 25% का प्रीमियम अगर हम मान लें, तो करीब करीब आप मौजूदा भाव जो 1450 रुपए के आसपास का है, 1850 से 1900 रुपए के आसपास के बायबैक के प्राइस हो सकते हैं। बट होता यह है कि जब बायबैक अनाउंस होता है, जब फैसला लिया जाता है, रिकॉर्ड उसकी तारीख तय की जाती है, तब तक शेयर थोड़े से कैचअप रैली दिखा चुके होते हैं एंटिसिपेशन में। लोग खरीदना चाहते हैं कि अच्छा हम खरीद के फिर बायबैक में टेंडर कर देंगे। तो ये तमाम कैलकुलेशंस होंगे, लेकिन ये है कि आईटी शेयर थोड़े से जो कमजोर रहे थे, अब हो सकता है कि थोड़ा वहां से भी सपोर्ट आए। एक जो दिक्कत बाजार की ये है कि बैंकिंग शेयर चल नहीं रहे, लेकिन मैं थोड़ा अगर राहत देखूं तो राहत यह है कि अब गिर भी नहीं रहे हैं, थोड़े से स्थिरता के संकेत दे रहे हैं। पिछले 4 सत्र में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक हल्की हल्की तेजी के साथ 54,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो मैं नेगेटिव नहीं देखूंगा, मैं बाजार में यहां से पॉजिटिव देखना चाह रहा हूं। उस लिहाज से ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है शरद। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। और अब यहाँ पे एडीआर आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। आईटी कल पिटा भी था, अगर थोड़ी सी आप कह सकते हैं रिलीफ जो है शॉर्ट कवरिंग देखने भी मिल सकती है, लेकिन ये कितना सस्टेन करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 5वां बायबैक जो है इन्फोसिस का रहने वाला। दर्शकों को बता दूं कि जो बायबैक टैक्सेस जो चेंजेस हुए हैं, अब ये पहली बार जो है नए बायबैक टैक्सेशन रूल्स पे जो है आपको देखने मिल रहा है इन्फोसिस। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट है अभिषेक कि हमारे बड़े आईटी कंपनी जो सर्विस बेस्ड हैं, सिर्फ जो इतने कैश रिजर्व्स को वापस शेयर बाईबैक पे ही लगे हैं। बहुत सारे बड़े आईटी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं वो एआई में डाल रहे हैं पैसा, आरएनडी में डाल रहे हैं। तो एक सवाल भी उठता है, ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर रिलेटेड है, बट एक जिस तरह इंडियन आईटी कंपनीज जा रहे हैं उस पर भी एक दो सवाल उठते हैं। मैंने एक छोटा सा पोल भी किया था दर्शकों से ट्विटर पे, और वहाँ पे जो है पता चला कि उतना इंटरेस्ट शेयर बाईबैक पे नहीं है जितना आरएनडी या एआई इन्वेस्टमेंट पे। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? हमारे बिग आईटी कंपनीज
हमेशा सिर्फ जो बड़े कैश रिजर्व्स है वो सिर्फ शेयर बायबैक की तरफ जो है दे सकते हैं या कुछ और डिप्लॉय भी कर सकते हैं, इतना कैश में बैठे हैं आईटी कंपनीज? अब ये देखिए क्या है शरद की थोड़ा सा ना ट्रांजिशन के फेज में है। हम ये चर्चा करते हैं कि आईटी जो कंपनीज हैं, अब हमारी जो कंपनीज हैं वो सर्विस बेस्ड हैं। ये अमेरिका की आईटी कंपनीज से इनको आप तुलना नहीं कर सकते। वहाँ प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं जिनमें इनोवेशन ज़्यादा होता है। और हमारी जो भारतीय जो टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं इस बात के लिए आलोचना भी झेलती हैं कि इन्होंने कोई इनोवेशन खास नहीं किया है। बदलते ज़माने के साथ उसको एडेप्ट करने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन क्या आपने इनोवेट किया है? जवाब यही मिलेगा मोटा मोटी कि इनोवेट नहीं किया है। और हम सालों से क्या दशकों से एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन के रह गए हैं और एआई ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने माहौल को डिसरप्ट करने का काम किया है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे जो और अमेरिका के जो रिश्ते हैं थोड़े से स्ट्रेन्ड हैं। अगर आप देखेंगे वीज़ा को लेकर या फिर एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अमेरिका में थोड़ी सी तलखी है, थोड़े से ट्रंप के सुर में। तो ये एक चिंता ज़रूर है। तो मैं शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं कि आईटी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करके चलनी चाहिए। पैसे बना के ऐसा लगा कि थोड़ी रिकवरी आ जाएगी, लेकिन ले दे की हालत वही है। 47,000 का हमने आईटी इंडेक्स देखा था, वो आईटी इंडेक्स कहाँ पे है? 34,000 का। तो आईटी में ये थोड़ी सी नरमी का माहौल बना रहेगा। हाँ, विद इन आईटी आप देख सकते हैं कि जिनका क्लाउड पर फोकस है, जिनका एआई पर फोकस है, वो आपको चुनना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारी मदद कर देंगे, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है। हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट ज़रूर पॉजिटिव करेगा। इन्फोसिस के बाद क्या अन्य कंपनीज भी बायबैक लेकर आएंगी, इसकी भी चर्चा होगी कि और कौन से कंटेंडर हो सकते हैं। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा डामाडोल, थोड़ा अनिश्चित बना रहेगा जब तक एक सस्टेन्ड बाइंग ना आ जाए, जब तक इस बात को लेकर संकेत ना आ जाए कि नहीं एआई को लेकर इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज कर रही हैं, क्लाउड को लेकर, न्यू टेक्नोलॉजी में, न्यू इंफ्रा में, वो किस दिशा में है और कितना बेनिफिट करने वाली है, तब तक ये थोड़ी सी दिक्कतें हम देखेंगे। आज की बात करें, आज निश्चित तौर पर आप इन्फोसिस के शेयर में तेजी देखेंगे, लेकिन क्या ऊपरी स्तरों पर टिकेगा, ये भी एक सवालों के घेरे में जरूर रहेगा। अभिषेक, एफआईज डीआईज पे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए एफआईज अभी भी लगातार बिकवाली पे हैं, शॉर्ट्स भी 90% के ऊपर है। तो यह सेटअप आज भी वही लग रहा है या कुछ और भी है? एफआईज डीआईज से क्या आंकड़े आ रहे हैं आपके सामने? थोड़ी सी ना घबराहट भी होती है शरद, जब आप पूछते हैं कि एफआईज डीआई से क्या संकेत मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी स्वाभाविक चीज है कि क्या बोलें, मतलब कुछ है नहीं बोलने के लिए। आपके बाजार में ऐसा नहीं कि सारी चीजें बुरी हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। बस ये है कि बाजार अपने कंसोलिडेशन वाले फेज से निकल नहीं रहा है, और मैं कहता हूं कि उसके जो कसूरवार हैं, उसके जो विलेन हैं, वो एफआईज भी हैं। दूसरी क्या है कि निफ्टी बैंक में हम तेजी नहीं देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की अगर तेजी की हम बात करें, क्यों नहीं तेजी हो रही है, उसके पीछे एक हम कह सकते हैं कि बड़ा हाथ है एफआईज की तरफ से बाइंग का नहीं लौटना। तो एफआईज हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम एफआईज के बिना हमने बाजार को चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर बाजार को यहां से सस्टेन्ड रफ्तार दिखानी है, अगर दुनिया के जो बाजार हैं जिन्होंने हमसे बेहतर परफॉर्म किया है, अगर उनके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, तो एफआईज की बाइंग भारतीय बाजार के लिए जरूरी हो जाती है, जो कि नहीं हो रही है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि एफआईज की तरफ से सेल का फिगर आए हैं, लगातार 11वें दिन बिकवाली का आंकड़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो लॉन्ग होल्डिंग है वो गिर के 7.5% तक चली गई थी, वो 8% के अभी भी नीचे है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एफआईज की शॉर्ट कवरिंग कब होगी, क्योंकि दो चीजें हैं, पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, उसके बाद एक्चुअल कैश में बाइंग आएगी। तो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग तो अभी मिसिंग है, दिख ही नहीं रही है कि एफआईज बिल्कुल साइडवेज हैं। कुछ भी उनकी तरफ से हम नहीं कह सकते कि नहीं कोई एक्साइटिंग चीज निकल के आ रही हो। तो ये बाजार के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। बाकी भी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में कोई खास आंकड़े निकल के आ नहीं रहे हैं। तो ये बाजार के लिए एक पेन पॉइंट है। देखते हैं कि ये कब तक होता है, और ये कहते हुए भी कि हाँ ये बहुत नजदीक है। हम खुद कह रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम ही कहते हैं कि शायद अपने लास्ट लेग में है, अब हो जाएगी, तब हो जाएगी। लेकिन जब तक हो नहीं जाती है शरद, तब तक आप इस चीज को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, और ये बाजार को थोड़ा चिंता में जरूर डाल रहा है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो ऐसा नहीं है, एफआईज के बगैर भारतीय बाजारों ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन ये डीआईज का सपोर्ट कब तक चलेगा? डीआईज तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो इस महीने भी अब तक करीब करीब
18,000 करोड़ रुपए के आसपास की 16,450 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग डीआईज कर चुके हैं, तो उनकी तरफ से सपोर्ट है। डीआईज क्या सेंस कर रहे हैं, उनको बाजार में मौके दिख रहे हैं, एफआईज को क्यों नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। और एक और चीज आपको याद होगी शरद की मैं कह रहा था कि क्या ये जो एफआईज है, क्या ये अमेरिका के इशारे पर, क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जो दुनिया के टॉप 20 जो हेज फंड्स हैं उसमें से 15 यूएस बेस्ड हैं, 5 वो लंदन और यूके बेस्ड हैं। तो एक आशंका है, हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, बट ये आशंका में इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है उनकी, क्योंकि यहां सब कुछ तो ठीक है। अमेरिका में तो बॉन्ड यील्ड घटनी भी शुरू हो गई, 4% के आसपास की बॉन्ड यील्ड आ गई, और रेट कट होने जा रहा है, थोड़ा सा और नीचे आएगी वो। भारतीय बाजार में मतलब मैक्रोज आपके इतने स्ट्रांग है, फाइल्स का ना आना ये चिंताजनक है। और दूसरी चीज ये कि देखिए ये पीटर नवारो जैसे जो लोग हैं ना, जो आके कभी भी कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं कि नहीं आपको अंजाम भुगतने पड़ेंगे, आप ट्रेड डील कर लीजिए, आपके हित में है। भारत का स्टांस देखिए इस मामले पर, मैं ठीक है ये चीज होना, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, ये ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में है। आप अपनी शर्तों पर कीजिए, हम अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगे, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और इसमें कोई गलती भी नहीं है। अब जो नुकसान है उसका हमें अंदाजा है, भारत की सरकार को, भारतीय प्रशासन को, वाणिज्य मंत्रालय को अच्छे से अंदाजा है कि हमारे ये करीब करीब $60 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट जो प्रभावित हो रहा है 87 बिलियन में से, इसको हम कहां भेजें, कहां पर रूट करें? चाइना भेज नहीं सकते, चाइना तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जापान के भी कमोबेश वही स्थिति है। तो हमें बाजार खोजने पड़ेंगे, तब तक थोड़ी कश्मकश ये रहेगी ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, और ये चीज लगता है कि थोड़ी सी परेशान करती रहेगी। लेकिन यह है कि एफआईज की तरफ से अगर शॉर्ट कवरिंग के संकेत अगर आगे तो ये एक बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि संजीवनी का काम करेंगे। लेकिन ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये अभी हमें पता नहीं है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है शरद। आपने बहुत सही कहा, लेकिन देखिए डीआईज का सपोर्ट भी है, 4 लाख करोड़ जो है कैश लेवल्स पे, और कल एमफी की डेटा आने वाली और एक्सपेक्टेशन है कि एसआईपी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ही रहेगा और 28,000 करोड़ के ऊपर का ही एक्सपेक्टेशंस है। तो ऑफ कोर्स कल जो है डीआई का जलवा आपको डेटा के तरफ से हम लेके आने वाले हैं सबसे पहले। लेकिन एक बार निफ्टी की जो है सेटअप उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं अभिषेक। देखिए लास्ट 1 आवर ऑफ आवर ट्रेड में जो है गिरावट ज़रूर आई थी, लेकिन हरे निशान में ही बंद हुआ। 24,700 के जो है आप कह सकते ऊपर था, लेकिन 24,800 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके नीचे आ गया। तो थोड़ा सा मज़ा जो आप कहेंगे जो स्ट्रेंथ है वो आप कहेंगे कि डेज लो के आसपास जो है कोशिश हो रहा था स्टॉक मतलब इंडेक्स में बंद होने में, तो थोड़ी सी रिकवरी आई थी। लेकिन ज़रा बताएं किस तरह सेटअप आज लग रहा है निफ्टी का, एक और कंसोलिडेशन का दिन रहेगा? शरद देखिए कंसोलिडेशन में तो ऑलरेडी बाजार है, और आज देखिए आज निफ्टी की ये दूसरी वो एक्सपायरी है वीकली, जो कि मंगलवार को होनी जा रही है। तो मे बी थोड़ा सा उथल पुथल भी बाजार में रहेगा, और हो सकता है कि अब ये छोटी तेजी हो गई है, थोड़ी बहुत आप प्रॉफिट टेकिंग देखें, थोड़ी सी चर्निंग देखें। देखिए क्या है कि पीएम मोदी ने जब जीएसटी का अनाउंसमेंट किया था, जीएसटी रिडक्शन को लेकर, यानी कि 15 अगस्त को, 18 अगस्त से लेकर अब तक जो निफ्टी ऑटो में जो तेजी हो चुकी है वो करीब 12 से 13% के आसपास की हो चुकी है। क्या ऑटो शेयर ऐसे ही चलते रहेंगे? शायद नहीं, तेजी काफी हो गई है। 650 वाले शेयर 700 रुपए के हो गए, 3200 वाले शेयर 4,000 रुपए के ऊपर निकल गए, और अक्रॉस द बोर्ड हमने बाइंग देखी है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। मैं एक और डेटा सामने लेकर आना चाहूंगा शरद। आप देखिए पिछले 4 सत्र में निफ्टी बैंक में हुआ क्या है, बहुत ही टाइट रेंज में जाके क्लोजिंग हो रही है, और अच्छी बात बस ये है कि 24,700 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है। 3 सितंबर की जो क्लोजिंग है 24,715 की, 4 सितंबर 24,734 की, 5 सितंबर 24,741 की, 8 सितंबर 24,773 की, यानी कि जो क्लोजिंग हो रही है पिछले 4 सत्र में वो सिर्फ 60 अंकों की रेंज में हो रही है। तो बाजार कंसोलिडेशन में है, और ऊपरी स्तरों पर ना टिकना यह दिखाता है कि जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हों, उनमें बाजार की तेजी को लेकर भरोसा नहीं है। अब आप क्या है ना कि आप यहां से कुछ अच्छी चीजें आप अगर आप खोजेंगे तो अब देखिए यह है कि ठीक है हम 24,347 तक नहीं गए, जो प्रीवियस रीसेंट लो था निफ्टी का, 24,700 के ऊपर टिक रहे हैं। अब हमारी नजर इस बात पर है कि 24,900 25,000 का जो हर्डल है बाजार इसको पार कब करेगा, देखते हैं ये पार कब होता है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की एक रेंज में क्लोजिंग हमने होते हुए देखी है। निफ्टी के लेकर हम सपोर्ट की बात करें शरद,
तो आप देखेंगे रिलायंस में पिछले 8 सत्र की हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग हुई है। तो रिलायंस गिरा लेकिन अब संभलने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग शेयर ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हुए, थोड़े से पिटे, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप देखेंगे आईसीसी बैंक का शेयर फिर से 1400 रुपए के ऊपर निकल गया है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो भी पिछले 7 सत्र में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमने देखी है, करीब करीब 960 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग कल के सत्र में हमने देखी। तो ये चीजें हैं। अब ये है कि देखते हैं, कल ऑटो रियल्टी सरकारी बैंक को सपोर्ट मिला, लेकिन आईटी फार्मा एफएमसीजी ने दबाव बनाने काम किया, तो बाजार में वो खींचतान वो चल रही है। आज के लिए मुझे अगेन लगता है कि 24,700 इस सपोर्ट को निफ्टी अच्छे से रेस्पेक्ट करेगा, इसको बचा पाने में कामयाब होगा। वहां से अगर गिरा तो बहुत दूर नहीं, 24,600 पर एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शंस के डेटा से। रेजिस्टेंस जो है 24,900 और 25,000, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम करेगा, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि अगर 24,700 के करीब निफ्टी मिले तो आप एक छोटा सा ट्रेड मिल सकते हैं, कम से कम 24,900 के लिए आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो तेजी का जो ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन कब आएगा कि तेजी की शुरुआत हो गई है, वो अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो 25,000 के ऊपर ही आएगा। शरद शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि बाजार ऊंचाई पर टिक नहीं रहा है, यह बात सत्य है, लेकिन यह भी सच है कि बाजार में माहौल थोड़ा सा बेहतर तो जरूर हुआ है सरकार की अपनी कोशिशों से हुई, और ग्लोबली कुछ ट्रिगर है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ये कुछ चीजें हमारे फेवर में है। क्रूड भी थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि रेंज में ही 66 के आसपास का कच्चा तेल है। तो ये सारी चीजें अपने पक्ष में है, तो शॉर्ट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी खोजनी है 24,700 के आसपास, और 150, 100, 150, 200 पॉइंट जितना आपका कंफर्ट आपको अलाउ करता है आप ट्रेड कीजिए। इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप कर लीजिए प्रॉफिट टेकिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरनेट रिस्की है, जो बाजार का ट्रेंड है आप उसके साथ जाइए। 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है, और मैं तो ये कहूंगा कि 25,153 तब तक जो बाजार में आप ना स्थिरता थोड़ा सा कम देखेंगे। उसके ऊपर चला गया तो फिर से हम तेजी की बात करेंगे, लेकिन यह कि वो ऐसे नहीं आएगा, वो कुछ अच्छे ट्रिगर के साथ आएगा। क्या वो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग होगी, क्या वो एफआईज की बाइंग होगी, ये देखने वाली चीज होगी। निफ्टी पे तो हमने बात कर ली, लेकिन बैंक निफ्टी पे थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही थी, मतलब 4-5 सेशन से हम देख रहे थे, और बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब निफ्टी बैंक भी जो है थोड़ा कैचअप करेगा, लेकिन वो भी थोड़ी गेंस जो है देखने मिले कि लास्ट 1 आवर ट्रेड में गिव अप कर दिया। लेकिन निफ्टी बैंक का सेटअप कैसा लग रहा है, ये बताएं। शरद, कल भी अगर हम देखेंगे, देखिए निफ्टी बैंक वीक है, और निफ्टी बैंक काफी वीक है, थोड़ा वीक नहीं है, और वीकनेस की वजह यही है कि जिन 2 एरियाज में एफआईज बाइंग करते हैं वहां पर वो लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से मुझे आशंका है कि पोजीशन ट्रिम हो रही है। बिकवाले के आंकड़े हो रहे हैं तो कहां बेचेंगे, एक बैंकिंग में बेचेंगे, दूसरा आईटी में देखेंगे, और ये साफ साफ हम विजिबल देख भी रहे हैं। अब कल की ऊंचाई से भी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक करीब करीब 300-325 अंक फिसल के बंद हुआ है। हालांकि 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही। राहत की बात यह रही कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़े से थम के अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई का जो शेयर, जो वेटेज के लिहाज से एक और अन्य बड़ा बैंक है, वो भी 800 रुपए के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। कम से कम 800 रुपए, 810 वाले लेवल्स को अब वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। छोटे ट्रेड अगर निफ्टी बैंक में बन रहे हैं तो आप लीजिए, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं निफ्टी बैंक तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वोलेटाइल है। वो ट्रेड पकड़ पाना, कहां पर निफ्टी बैंक में एंट्री ले, कहां पर एग्जिट करें, कब तक कितना टाइम दें, ये बड़ा अनिश्चित सा है, काफी ज्यादा चंचल है, थोड़ा नटखट बच्चा है हम कहेंगे कि निफ्टी के सारे इंडाइसेस में, क्योंकि 12 ही शेयर हैं। लेकिन 54,000 और 53,800 ये सपोर्ट के 2 लेवल हैं। मुझे उम्मीद है कि इन लेवल्स को आज निफ्टी बैंक रेस्पेक्ट करेगा। रेजिस्टेंस 54,500, कल भी हमने देखा कि 54,500 के ऊपर तो निकला, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। तो 54,500 का रेजिस्टेंस है। मेरा मानना है कि 54,000 के करीब अगर निफ्टी बैंक मिले छोटे ट्रेड के लिए, आप निफ्टी बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप बहुत एविड ट्रेडर हैं, अगर आप अपने ट्रेड को मॉनिटर अच्छे से कर सकते हैं तो, अदरवाइज निफ्टी बैंक अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस ये है कि 1,400 रुपए के ऊपर आईसीसी बैंक का और एचडीएफसी बैंक का 950 रुपए के ऊपर टिक के तेजी से आगे बढ़ना अब ये जरूरी हो गया है। बुलिश कंफर्मेशन कब आएगा? मुझे लगता है कि दर्शकों को याद भी हो गया होगा कि 55,000 के लेवल जब तक नहीं आएंगे निफ्टी बैंक पर, तब तक आप किसी भी तेजी पर, किसी भी बाउंस पर आप यकीन करके मत चलिए। बस अभी यह है
कि ये बाजार थोड़ा सा ना, मैं टिल्ट मेरा ये है कि बाय ऑन डिप्स करें, ये सेल ऑन राइज का नहीं है, लेकिन छोटे ट्रेड करने हैं, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी ही सही तेजी हम देख रहे हैं 4.70 से, लेकिन मोमेंटम अभी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग का है। अब सवाल ये है कि सस्टेनेबल ये कितना होता है। तो 54,000 का एक क्रूशल लेवल होगा निफ्टी बैंक के लिए वॉच आउट करने के लिए। अगर हम क्लोजिंग देखें, अगर शरद 3 सितंबर को 54,067, 4 सितंबर को 54,075, 5 सितंबर को 54,114, 8 सितंबर को 54,187, यानी कि करीब करीब 125 अंकों की रेंज में पिछले 4 सत्र से क्लोजिंग हो रही है। निफ्टी बैंक के लिए 125 अंक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो रेंज में फंसा है, देखते हैं कि बाहर कब निकलता है, और एफआईज का क्वेश्चन इंडेक्स के लिए कब आता है, ये आगे अब बड़ा ट्रिगर होगा। देखिए फेस्टिव बाइंग तो हो रही है, वो साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आपको किसी स्टॉक से अगर पिछले 8-10 सेशन में, 5-6 सेशन में मान लीजिए अगर 10-15% मिल गए हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। बाजार आपके पैसे बनाने के लिए है, जब तक एक तेजी का कंफर्मेशन ओवरऑल नहीं मिल जाता तब तक यही रणनीति बाजार में अपना के चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है छोटे रेंज में जो है कामकाज देखने मिल रहा है, लेकिन कुछ एक अच्छा सपोर्ट जो है हमें नहीं देखने मिल रहा है। लेकिन एक एक करके जो है हम स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गुड मॉर्निंग गौरव, सर बताएं कि बाज़ार की सेटअप क्या लग रही है, फिर आपके टेक्निकल पिक्स पे भी हम नज़र डालेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। देखिए, कल के सेशन में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला। लेटर हाफ ऑफ द डे में एक बहुत ही स्टीप सेल ऑफ देखने में मिला। अदरवाइज बाजार एक अच्छे दौर, अच्छे लय के साथ आगे बढ़ रहा था, और उम्मीद जताई लग रही थी कि 24,900 का जो रेजिस्टेंस मार्क है बाजार तोड़ देगा और 25,000 की तरफ अग्रसर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार ने 24,900 के अराउंड ही रेजिस्टेंस लिया और वहीं से गिरावट आई। आज भी एक 24,900 और फिर 25,000, ये दो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स बाजार के दिखाई दे रहे हैं। 900 920 के ऊपर एक निकलता है बाजार, सस्टेन करता है, तो एक छोटा ट्रेड 25,000 तक के लिए लिया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से ये जो ऑनगोइंग मूव है, प्रॉफिट टेकिंग है, वो 650 24,600 तक के लेवल्स तक उम्मीद की जा सकती है। तो ब्रॉडर देखा जाए तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी और एक पोजिशनल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी निफ्टी अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो एक रेंज में जो है आप कह सकते हैं इंडेक्सेस फंसे हुए हैं, और रणनीति भी जो है गौरव ने बता दी। गौरव, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने बताया कि बाजार में अभी भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, देयरफॉर बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहा हूं मैं। ऐसे शेयर्स को चुन रहा हूं जिनके अंदर या तो एक क्लियर ब्रेकआउट आ चुका है, या बिल्कुल वो अपने सपोर्ट्स के नजदीक है। तो जो पहला शेयर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज जेएसडब्ल्यू स्टील। करंट लेवल लगभग ये शेयर चल रहा है 1100 रुपए के आसपास। बाय की सलाह रहेगी। 1070 का स्टॉप लॉस और 1160-65 तक के टारगेट मैं उम्मीद कर रहा हूँ सप्ताह भर में, यानी कि 1 वीक में। दूसरा स्टॉक जो मैंने आज चुना है दैट इज टाटा मोटर्स। ऑटो स्पेस ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ज्यादातर ऑटो कंपनीज में इट बी मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, इन सब के अंदर एक अच्छी तेजी देखी जा चुकी है। लेकिन टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर है जो लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मिंग ऑटो स्टॉक रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि इसके अंदर एक अच्छा बिल्टअप हुआ, वॉल्यूम बैक बाइंग हुई, और शेयर अब अच्छा यहाँ से लग भी रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे क्लियरली बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो टाटा मोटर्स पे भी मेरे तरफ से बाई की सलाह होगी। और 719-20 के अराउंड ये शेयर कल की क्लोजिंग थी। करंट मार्केट प्राइस पे मैं बाई की सलाह देता हूँ। 685 का स्टॉप लॉस, और टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 825 के। लगभग 1 to 2 वीक्स का टाइम लग सकता है इसमें। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स यहाँ पे देखिए खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस 825 रुपये का। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 825 का है। तो चलिए इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। जो है गौरव के पिक्स आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टॉक है जिस पे हमारी नज़र है वो है इन्फोसिस। सबसे बड़ा न्यूज़ फ्लो है, और उनकी एडीआर पे भी अच्छी अप मूव आई है। एक टाइप से रिलीफ की अनाउंसमेंट आई है शेयर बायबैक को लेके। बोर्ड मीट जो है 11 सितंबर को होने वाली, लेकिन इसकी पूरा लेखा जोखा क्या है, बायबैक का कैलकुलेशन क्या है, कितना बड़ा साइज आ सकता है बायबैक? पुलकित जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें पूरी तरह बताएंगे। गुड मॉर्निंग पुलकित।
अब देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 5वां बाईबैक है और ये पहला बाईबैक होगा जो नए टैक्सेशन रूल्स के बाद आ रहे हैं बाईबैक के। ज़रा बताएं कि ओवरऑल ये बाईबैक का क्या हिस्ट्री है, क्या बाईबैक के फिगर्स आप कैलकुलेट किए हैं और पूरी जो डिटेल एनालिसिस है ये दर्शकों को बताएं। गुड मॉर्निंग शरद जी। morning. तो जैसा कि आपने बताया कि ये 5th बायबैक है। अगर कंपनी की हिस्ट्री देखी जाए, पहले 4 बायबैक जो आ चुके हैं 2017, 2019, 2021 और 2022-23 में ये 4 बायबैक आए थे। अब जो प्रीमियम भी आए थे, इसके बाद कुछ प्रीमियम पे कंपनी ने अपने शेयर बायबैक किए, तो वो लगभग 25 से 30% के आसपास वो रहता था। इस बार कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है लगभग 1433 रुपए प्रति शेयर का चल रहा है। 30 से 35% का अगर हम प्रीमियम जोड़ के चलें कि कंपनी ये देती है, तो जो नई प्राइस निकल के आती है वो लगभग 1840 रुपए से लेके 1900 रुपए के आसपास प्रति शेयर का बायबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11 तारीख को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वहां पे ये पूरा एग्जैक्ट प्राइसिंग भी निकल के आएगा। टेंडर ऑफर के जरिए आएगा क्योंकि ओपन ऑफर अब बंद हो चुके हैं, तो एक फिक्स्ड प्राइस ये आने की उम्मीद है। पिछले 2 बार के जो बायबैक थे लगभग 12% ऑफ देयर पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स के आसपास का होता है, तो इस बार भी हम मान के चल रहे हैं यही 12 से 13% के आसपास होगा। तो ये लगभग जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 11,500 करोड़ के आसपास की आती है। तो टोटल 11,500 करोड़ का बायबैक आ सकता है। प्राइसिंग हो सकता है 1830 रुपए से 1840 रुपए से लेके 19 रुपए के बीच में कुछ ये हो सकती है। अब जैसे कि एडीआर भी ऊपर है इन्फोसिस के, आज हो सकता है इन्फोसिस एक पॉजिटिव मूव दिखाए, और चूंकि ये निफ्टी में करीब 4.5 से 5% कैरी कर सकता है, तो हो सकता है निफ्टी में भी एक हम पॉजिटिव मूव देख लें। तो शरद जी, ये था इन्फोसिस का बायबैक के ऊपर सूचना। बाकी जैसा भी होगा 11 सितंबर को आफ्टर मीटिंग हम दर्शकों को बता देंगे। पुलकित, बहुत शुक्रिया। बहुत ही आपने क्रिस्पली सारे के सारे जो रिलेवेंट जो डिटेल्स हैं आपने वो बताएं, और क्या प्राइसिंग हो सकती है, कितना कैश रिजर्व है, ये सारी की सारी चीज़ें फोकस में रहेगी। आगे एक और हम चीज़ कोशिश करेंगे कि जब ये आ जाएगा बायबैक, अनाउंसमेंट हो जाएगा भाव का और साइज़ का, तो कितनी एक्सेप्टेंस रेशियो आगे हम देखेंगे कि टेंडर रूट से लोग कितने शेयर अपने टेंडर करते हैं बायबैक में। तो उस पर हमारी नज़र है कि एक एक डिटेल जो भी आपके काम की होगी वो आपके तक हम ज़रूर रखेंगे। तो बायबैक से रिलेटेड या जो भी कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स के लिए, सारी की सारी पक्की वाली क्रिस्प क्लियर एनालिसिस के लिए आप ET Now स्वदेश के साथ ज़रूर बने रहिए। शुक्रिया पुलकित। लेकिन चलिए, अब इन्फोसिस तो फोकस में रहेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं जो आज आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। शरद के पास है स्टॉक्स इन न्यूज़ की पूरी लिस्ट। शरद, बता दीजिए। जी बिल्कुल अभिषेक, नुवामा पे भी थोड़ा नज़र रखिएगा। एजेंसी से खबर आ रही है कि जो पैक, जो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, जो अपने बातचीत चल रही कि वो अपनी स्टेक बेचेंगे कंपनी में, थोड़ी डिले आ सकती है। जेन स्ट्रीट का केस के कारण जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट रहेगी, लेकिन अभी भी बिडर्स के साथ बातचीत चल रही है। तो नुवामा के लिए जो है ये न्यूज़ फ्लो है। आरबी इंफ्रा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। टोल कलेक्शन जो है 12% साल दर साल बढ़ चुके हैं, तो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आ सकती है। हुडको ने बहुत बड़ा करार किया है नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, लगभग 11,300 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग होने वाली है, तो ये एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है कंपनी के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की करार करने वाले हैं कर्नॉक्स के साथ, जहाँ पे जो नेज़ल पोर्टफोलियो उसको एक्सपैंड करेंगे यूएस मार्केट्स में। और वही टीवीएस मोटर्स की बात करें तो लगातार टू व्हीलर्स जो है अपनी प्राइस कट्स कर रहे हैं और 22 सितंबर से ये लागू होगा। लेकिन याद रखिए, आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाले प्रोडक्ट्स पे जो है ये डिस्काउंट लगे हैं। ईवी रिलेटेड जो है डिस्काउंट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है टीवीएस मोटर्स की तरफ से। जीसीपीएल, उनकी इंडोनेशिया नाम ने कमेंट्स कर दिया है प्रोडक्शन प्लांट इंडोनेशिया में ही होने वाला है। 250 करोड़ रुपए का निवेश का प्लान है। वही रेलटेल को नज़र रखिएगा, स्टॉक पर अच्छी मोमेंटम आ सकती है। 700 करोड़ ऊपर का जो है इनको एक बड़ा ऑर्डर आया है एजुकेशन काउंसिल ऑफ बिहार की तरफ से। और अब गोल्ड की बात करें तो रिकॉर्ड रैली आ रही है, $3600 प्रति आउंस के ऊपर जा रहा है। इस तरह फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं और सेंट्रल बैंक्स भी जो अपने आप स्टेक्स बढ़ा रहे हैं गोल्ड में। तो यहाँ पे हम देखेंगे मुथूट फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पे आज भी तेज़ी आ सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा अप मूव आया था। और आखिर में अदानी पोर्ट्स के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे इजराइल और भारत ने जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की जो है एग्रीमेंट साइन कर ली है। और याद रखिए, अदानी पोर्ट्स का हाइफा पोर्ट जो है वो मैनेज करते हैं इजराइल में। तो इन स्टॉक्स पे जो है आपको अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले पुलकित ने भी इन्फोसिस के बारे में बताया था।
तो इस पे जो है सारे स्टॉक्स पे जो है हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स है जो ब्रोकरेजेस पे भी जो है फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने विजन्स बताए हैं, कहीं पे अपग्रेड्स आया है, ये सारे डिटेल्स जो है आशीषा लेके आने वाली है। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताए ब्रोकरेजेस आज क्या कह रहे हैं? शरद, तो सबसे पहले CESC से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है 2030 के लिए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि करीब 15% का प्रॉफिट CAGR बेसिस पर कंपनी 2030 तक रिपोर्ट कर पाएगी। तो 2030 का विजन कंपनी ने इन्वेस्टर्स के सामने रखा। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक फोकस रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट पर रहेगा। तो CESC ने काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और आउटलुक दिए हैं अगले कुछ सालों तक। मैनेजमेंट का मानना है कि 15% पैट CAGR तो कंपनी रिपोर्ट करेगी ही, लेकिन अपकमिंग UP डिस्कॉम टेंडर्स और PPAs रिन्यूएबल एसेट्स में कंपनी नए PPAs साइन करेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है, जिसके चलते एंटी की ये रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है और 203 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने CESC पर रखा है। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की। याद रखें, कंपनी हमेशा से ही इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रिपोर्ट करती आई है और मैनेजमेंट ने बताया कि अभी भी बिजनेस आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डील मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पाइपलाइन और विजिबिलिटी वित्त वर्ष 2026 के लिए अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते 420 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर एंटीक ने रखा है और ख़रीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है। वित्त वर्ष 2026 के लिए मजबूत डील पाइपलाइन और मैनेजमेंट का भरोसा अभी भी कायम है और इस साल भी 13 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। इसके अलावा बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ पर भी एनालिस्ट मीट थी, जहाँ पर याद रखें बैंक सिक्योर और स्केलेबल फ्रेंचाइज बनाना चाहती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 25% से ज़्यादा का लोन ग्रोथ CAGR कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो इसी के ऊपर एंटीक ने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है और 73 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर दिया है। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए ऑलरेडी आवेदन किया है और दिसंबर 2025 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मिलने की यहाँ पर उम्मीद है और अगले 18 से 24 महीनों में 2000 करोड़ जुटाने की बैंक की योजना रहेगी। इसके अलावा सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी मैनेजमेंट का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव। इनफैक्ट नोवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय 901 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस 10% की प्लाईबोर्ड बिजनेस में और लैमिनेट्स बिजनेस में 20% का यहाँ पर, और इसी के चलते ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव। तो नोवामा की ये रिपोर्ट, खरीदारी की राय 901 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, जिसके दम पर सेंचुरी प्लाई भी फोकस में रहेगी। तो ऑल इन ऑल काफ़ी मैनेजमेंट के आउटलुक, स्पेशली 2030 अगले 5 साल तक किस तरह का ग्रोथ दिखेगा, कई सारे मैनेजमेंट्स ने ये बताया और इसी के चलते कई सारी कंपनीज आज के सत्र में फोकस में रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आशीषा सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे शो में। फटाफट जितनी भी खबरें आई हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उन पर एक एक करके अपने एक्सपर्ट से व्यू लेते हैं। गौरव शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तेजी मंदी के राज व्यास भी। राज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन गौरव, शुरुआत आपसे करेंगे। एक बार इन्फोसिस पर ही व्यू दीजिए। हो सकता है कि शेयर करीब 2-2.5% ऊपर खुले, ADR भी यही संकेत दे रहा है। इन्फोसिस तेजी के बाद जब ओपनिंग हो तो क्या करना है? शेयर खरीदना है? क्योंकि मुझे लगता है कि मोमेंटम शायद कुछ दिनों तक बना रहे शेयर में। जी बिल्कुल, जिस तरीके की पॉजिटिव बायबैक की न्यूज आई है और हमने नॉर्मली ऑफलेट देखा भी है, IT कंपनीज हो या रिलायंस जैसी कंपनीज हो, अगर उनके शेयर प्राइसेस में ज्यादा गिरावट आ जाती है तो कंपनी की तरफ से बायबैक अनाउंसमेंट आती है और वो अब इन्फी की तरफ से पहली अनाउंसमेंट IT सेक्टर में हमें देखने को मिली है। आप जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं दैट 2% की तरफ इशारा मिल रहा है एक ओपनिंग का। ADR भी अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो एक मोमेंटम यहाँ से बढ़कर जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है 1500 से 1540 1550 तक का एक अपटिक मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा तो इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूर सलाह रहेगी। करंट प्राइस है 1432 रुपए का, जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 1390 इस स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेडर्स पोजीशन बना सकते हैं। हायर साइड पे 1540 1550 तक का लेवल आने वाले कुछ दिनों में उम्मीद की जा सकती है इस स्टॉक से। 1540-1550 तक के टारगेट आप इन्फोसिस के लिए उम्मीद करके चल सकते हैं। तो खरीदारी कीजिए। अगर गैप के साथ खुले तो भी आपके लिए इसमें मौके हमें लगता है कि यहां से बनेगा और हमारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। आज वर्ल्ड EV डे भी है।
आगे थोड़ा सा इस पर और हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन अब ईवी के बहाने जरा हम ये जो ऑटो वाली कंपनीज हैं, स्पेशली फोर व्हीलर्स, उनकी बातचीत कर लेते हैं। M&M नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर है। कल के सत्र में हमने देखा कि क्या कमाल की रैली बनी है तमाम स्टॉक्स में। टाटा मोटर 4% ऊपर, M&M के शेयर को हमने देखा कि 4% ऊपर, ये भी 3715 रुपए का इसने अपना हाई भी बनाया है M&M के शेयर ने। तो ये फोकस में रहेंगे। राज, जरा आप ये बताइए कि ये शेयर चल बहुत गए। एक तो जीएसटी को लेकर अनाउंसमेंट आया, उसके बाद चले, फिर कंपनी ने जैसे धड़ाधड़ ये अनाउंस किया कि हम सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं जीएसटी रिडक्शन का वो पास ऑन करेंगे, तो लोगों ने बाइंग की। अब ये एक्चुअल जो गाड़ियों की बाइंग होगी ये तो मुझे लगता है 22 सितंबर के बाद होगी, और आगे फेस्टिवल सीजन, दशहरा, दिवाली तब तक ये होती रहेगी। आपको लगता है कि शेयरों में मोमेंटम ही ये बना रहेगा? क्योंकि अगर मैं देखूं पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद से तो ये जो इंडेक्स है करीब 12-13% चल गया है, करीब 10 महीने के ऊपरी स्तर पर है निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। तो आप कितनी मोमेंटम आप देख रहे हैं और कैसे गाइड करेंगे? तो डेफिनेटली अगर हम हमारा पहले भी हम हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था ऑटो सेक्टर के रिलेटेड, तो हमारा एक पॉजिटिव व्यू था ऑटो पे, क्योंकि हमारा एक टैक्टिकल प्ले था उसमें, बिकॉज ऑफ जैसे कि आपने सही तरीके से बताया कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और आगे वेडिंग सीजन भी आने वाली है। तो ये जो दो कारण है टेक्निकल बेट्स के, तो उसमें हम हिस्टोरिकल भी देखते हैं कि उसमें खरीदारी जो होती है अक्रॉस आपके टू व्हीलर सेगमेंट हो गए, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, तो उसमें अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिलती है। रही बात अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद जो अच्छा खासा जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए अक्रॉस सेक्टर्स, और हमने जैसे कि देखा है कि सब प्लेयर्स अपने जो प्राइस रिडक्शन ला रहे हैं, और इंटरनेशनल मॉडल्स भी, जैसे हाल ही में कल ऑडी ने भी अपना प्राइस रिडक्शन किया, और प्राइस रिडक्शन भी काफी सिग्निफिकेंट है, ऐसे नहीं है कि बहुत कम रेट्स पर है। तो ये काफी पॉजिटिव मोमेंटम दर्शाता है। हमें लगता है कि इंडेक्स इतना 10-12% चलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट आई गेस अगर थोड़े लोअर लेवल्स पे अगर हमें चांस मिलता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन का फेज हो सकता है, बिकॉज अभी तो फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट होगा, और मुझे लगता है अभी जो हिंदू के कैलेंडर के मुताबिक अभी श्राद्ध का जो सीजन चल रहा है, तो उसमें खरीदारी का एक इम्पैक्ट हो सकता है ये मंथ के सेल्स फिगर्स पे। बट जैसे कि 22 सितंबर के बाद जो सेल्स फिगर्स होगी उसमें काफी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक है अक्रॉस ऑटो सेक्टर्स पे। एंड इसमें जो हमारे पसंदीदा शेयर्स है उसमें हमारा हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे जो स्टॉक्स है, इसमें हमारा पॉजिटिव व्यू है। ये बिल्कुल पॉजिटिव व्यू जो है आपको ऑटो स्पेस से देखने मिल रहा है। गौरव, एक बार आपसे जो है जानना चाहूँगा, और ये स्टॉक जो है हमारे नज़र में वो है रेलटेल। 700 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर आए हैं, बड़ा ऑर्डर साइज़ है, और एजुकेशन काउंसिल ऑफ बिहार से ऑर्डर आए हैं, और यहाँ पे स्मार्ट आप कह सकते हैं क्लासेस और बोर्ड्स रिलेटेड है, एंसिलरी बिजनेस है, बट 700 करोड़ का बड़ा ऑर्डर आया। गौरव, किस तरह चार्ट्स में रेलटेल पोजीशन कर रहे हैं? देखिए, कल तक रेलटेल के चार्ट्स में कोई खासे मूवमेंट नहीं थी। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, जस्ट लाइक अदर रेलवे स्टॉक्स, और उस तरीके का कोई मोमेंटम नहीं था। आज ये ऑर्डर आने के बाद एक अपटिक की उम्मीद की जा सकती है। 360 तक का एक आंकड़ा हो सकता है ये शेयर टेस्ट कर ले। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इसके अंदर एक ब्रॉड बेस जो एक नियर टर्म ये जो प्रॉफिट टेकिंग का दौर चला है, 460 एक लेवल से अभी करंट लेवल पे आ गया है, ये 325 तक गिरता हुआ आ गया था नीचे। तो ये रिवर्सल के संकेत हमें मिलेंगे 370-380 लेवल के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, अभी करंट ये जो न्यूज फ्लो आया है उसके चलते इसमें 5-7% का एक अपमूव की उम्मीद की जा सकती है। तो रेलटेल पे जो है व्यूज़ आ रहे हैं गौरव के। राज, आईटी सेगमेंट पे जो है मैं आपसे थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्फोसिस पे तो हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया, लेकिन आईटी स्पेस में लैक ऑफ ट्रिगर्स आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स फंडामेंटली भी जो है कुछ ज़्यादा जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आ रहा है। अभी भी क्लाइंट बजट्स को लेके क्लैरिटी नहीं आई है, हायरिंग ट्रेंड्स को लेके इशू है, एआई किस तरह इंप्लीमेंट होगा या एआई रिलेटेड सर्विसेज क्या आईटी कंपनीज करेंगे, यहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं दिखने मिल रहा है। ज़रा बताएं, आईटी स्पेस जो है एज अ होल फंडामेंटली अभी भी 1-2 महीने एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक, जब अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे और भी जो है क्लाउड बना रहेगा। किस तरह आप देख रहे हैं आईटी स्पेस को अब? तो
शरद जी, अगर हम देखेंगे इन द पास्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस, अगर निफ्टी आईटी का ही अगर हम देख ले तो दैट इज डाउन 7.5%, और अगर 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे ईयर टू डे बेसिस पे तो वो 20% है। सो बेसिकली एक काफी अच्छा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला अक्रॉस आईटी सेक्टर पे। और मेरा मानना ये है कि सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक जाने से बेहतर ये होगा कि हम निफ्टी 20 को एक्यूमुलेट किया जाए, बिकॉज वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि फंडामेंटली अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि इन्फोसिस के बारे में बात करी, तो इन्फोसिस ने अपने लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद में भी उन्होंने अपना जो FY26 का जो गाइडेंस है वो उन्होंने रिवाइज कर दिया था फ्रॉम 0 to 3% अर्लियर टू 1 to 3%। बट डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो सिचुएशन करेंटली, और जो हिसाब से ऑर्डर विन्स आने चाहिए क्लाइंट बेस का, जो एक हिकअप है फॉर न्यू ऑर्डर्स के लिए, एंड डेफिनेटली जो अभी ट्रम्प के टैरिफ्स के सिचुएशन जो एक लिंगरिंग इवेंट है, हमें लगता है कि एक हेडविंड हो सकता है आगे, जब तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल सकती। सो रादर देन गोइंग फॉर स्टॉक स्पेसिफिक, आई गेस निफ्टी 20 में जो निफ्टी आईटी 20 है उसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा एक रिकमेंडेशन हो सकता है, बिकॉज दैट विल गिव अ सब्सटेंशियल रिटर्न रादर देन गोइंग फॉर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन राइट नाउ। एनालिसिस। लेकिन चलिए एक और डेरिवेटिव एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल हमारे साथ हैं। सहज भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक क्रिस्प अपना व्यू दीजिए जरा आप निफ्टी पर, निफ्टी के रेजिस्टेंस को लेकर, सपोर्ट को लेकर, और ये भी बताइए कि आज अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है बाजार में तो शेयर कौन से चुने, कहाँ पर पोजीशन लेनी चाहिए ट्रेडिंग के? जी, आज एक्सपायरी का दिन है, तो आज के लेवल्स काफी क्रिटिकल रहते हैं हमारे ट्रेडर दर्शकों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि 24,750 बहुत ही क्रिटिकल लेवल है मार्केट के लिए। इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर शायद आपको सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। मंथली सेटअप फिलहाल के लिए भी कंसोलिडेटिव चल रहा है विद अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव बायस। इसके लिए मेरा ये मानना है कि एज अ ट्रेडर 24,750 24,900 के रेंज पे मैं ध्यान रखूंगा। इंट्राडे में यदि 24,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो शायद मैं एक मोमेंटम कॉल लेना चाहूंगा कि मार्केट और ऊपर की तरफ में 25,050 की तरफ जाने की दौड़ लगाने की कोशिश जरूर करेगा, और नीचे में 24,750 का एक मैं सपोर्ट मेंटेन करूंगा, जिसके नीचे मुझे लगता है शायद सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, स्टॉक्स भी शेयर कर दीजिए सहज जी, शेयर बता दीजिए फिर तेजी कहाँ करनी है। जी जी जी। तो स्टॉक्स में एक तो फार्मा पे अच्छा ध्यान बन रहा है। काफी फार्मा स्टॉक्स आपके पॉजिटिव सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उसमें ग्रैन्यूल्स में हमें एक मोमेंटम बिल्डअप दिख रहा है, डेली बेसिस पर उसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो 521 के आसपास का भाव चल रहा है, इसको आप 504 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कीजिए, और ऊपर में 538 का टारगेट है। 4-5 दिन का इसमें टाइम फ्रेम रहेगा, तो ये एक स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट है, अंडर परफॉर्मर रहा है ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स। इस स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स के अंदर। टेक्निकली अच्छा सेटअप है, तो यहां पे हमें लग रहा है कि 685 के स्टॉप लॉस के साथ 755 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। तो दूसरा मेरा पिक रहेगा मोमेंटम में टाटा मोटर्स का। ठीक है, टाटा मोटर्स 719-20 यही वाला लेवल है जहां से ये शेयर गिरा और एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चल रहा है। और देखिए JLR ने भी कह दिया है कि वो भी जो GST रिडक्शन का जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट्स है वो ग्राहकों को देंगे। तो JLR एक तरह से कैश काउ है टाटा मोटर्स के लिए। और 770 के टारगेट दिए थे किसी और एक्सपर्ट ने, शायद गौरव जी नहीं दिए हैं क्या? तो अब बुलिश हो रहे हमारे एक्सपर्ट कि नहीं, 750 रुपए के ऊपर ये शेयर जाने के लिए तैयार है। इस बीच टाटा मोटर में देखिए कुछ ब्लॉक डील भी हुई है। 7.25 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। अच्छा, इन्फोसिस में हुई है ये ब्लॉक डील। टाटा मोटर भी शायद दिखाया था शेयर, ये एक बार जरा इसको चेक करना होगा। 11.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है टाटा मोटर में। तो ये ब्लॉक डील्स हो रही हैं प्री ओपन वाली विंडो में, और ये दोनों के दोनों शेयर आज के सत्र में हमारे ये फोकस में रहने वाले हैं। गौरव जी, एक बार जरा रेलटेल पर आप व्यू दीजिए।
रेलटेल के लिए 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। एक बार जरा बताइए कि मान लीजिए अगर गैप के साथ खुले तो भी लेना है या फिर अब अवॉइड कर देना है, बस ये बता दीजिए। अगर गैप 2-2.5% से ज्यादा का है तो बेहतर है कि अवॉइड किया जाए, बिकॉज अभी भी नियर टर्म में रेजिस्टेंसेस काफी ज्यादा हैं स्टॉक में। 2-2.5% से ज्यादा का अगर हो तो फिर थोड़ा सा मामला रिस्की हो जाएगा। इन्फोसिस पर बात हो गई, तमाम शेयरों पर हमने चर्चा कर ली। कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं जो फोकस में रहेंगे। आईआरबी इंफ्रा, हालांकि शेयर जब भी चलता है ऊपरी स्तरों पर सेलिंग प्रेशर आ जाती है और एक रेंज में ही रहा है, लेकिन अगस्त के आंकड़े अच्छे हैं। टोल कलेक्शन के 12% ये बढ़ा है और 503 करोड़ रुपए से बढ़कर 563 करोड़ रुपए। सहज जी, क्या व्यू होगा आपका आईआरबी इंफ्रा को लेकर? क्या तेजी आएगी तो तेजी टिकेगी? जरा भविष्य में देखकर बताइए कैसा लग रहा है शेयर? जी, पिछले कुछ दिनों का मूवमेंट देख के तो लग रहा है कि तेजी नहीं टिकेगी। फिर भी आई थिंक ये एक मोमेंटम कैटेगरी में नहीं डालूंगा इस स्टॉक को, इसको मैं वैल्यू कैटेगरी में डालूंगा। और मेरा ये मानना है कि स्टॉक का बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड सपोर्ट जो अभी तक स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है वो है 40.60, 40 रुपए 60 पैसे क्लोजिंग बेसिस पर। मुझे लगता है इसका काफी क्रिटिकल ट्रेंड सपोर्ट है। जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज, कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने की उम्मीद जरूर रहेगी। और क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, मेरा ये मानना है कि जो हमारे दर्शक एक ट्रेंड ट्रेड में बिलीव करते हैं, रिवर्सल में बिलीव करते हैं, तो वह यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। 40 रुपए 60 पैसा का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर के तरफ में फिर ये स्टॉक धीरे धीरे शायद 47-48 इनिशियली तक जा सकता है। बट हाँ, ये ट्रेंड लेवल का जरूर हमें ध्यान में रखना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंपॉर्टेंट लेवल्स सहज ने शेयर किए, लेकिन ब्लॉक डील्स होते जा रहे एक एक करके। इन्फोसिस की ब्लॉक डील हुई है, लगभग 7.25 लाख शेयर्स के जो है सौदे देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है इटर्नल पे और टाटा मोटर्स, इन दोनों काउंटर्स पे भी जो है ब्लॉक डील देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब, टाटा मोटर्स की बात करें, प्री ओपन में देखेंगे कि यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील देखने मिल रही है। टाटा मोटर्स भी है, इटर्नल भी है और इन्फोसिस भी है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है बाजार में जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेके आएंगे आपके लिए। स्वागत है आपका मॉर्निंग लाइव पे। और आप बाजार की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव देखने मिल रहा है। एशियाई बाजार भी जो है अच्छे संकेत दे रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी में भी जो है अच्छी अपमूव की एक्सपेक्टेशंस है। शुरुआती स्तर पे अगर बात करें तो लगभग 24,950 लेवल्स के ऊपर जो है ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईटी स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे, खास करके इन्फोसिस पे। इन्होंने जो है अपना 5वां बाईबैक जो है वो अहम जो है अनाउंस कर दिया है। तो आज ऑफ कोर्स इन्फोसिस के जो एडीआर आंकड़े हैं वो 2.5% ऊपर थे। तो यहाँ पे देखने लगेगा कि इन्फोसिस की जो ओपनिंग कॉल आती है उस पर हमारी नज़र रहेगी। 3 ब्लॉक डील्स भी जो है हमें देखने मिल रहे हैं प्री ओपन मार्केट सेशन में, जो हमने आपको बताया, जैसे कि इटर्नल, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में जो है नज़र रखेंगे। यहाँ पे ब्लॉक डील जो है शुरुआती स्तर में देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली इन्फोसिस भी जो है इस लिस्ट में शामिल है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो स्पेस में जो है एक अच्छी अपमूव जो है आज भी देखने मिल सकते हैं, जिस तरह रेट कट की जो है अनाउंसमेंट्स आ रही है। बट ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे लास्ट 1 आवर में जो है आपको सेल ऑफ देखने मिला था। अभी बाजार जो है थोड़ी देर में खुलने वाली है, जिस तरह हमें जो है इनिशियल नंबर्स भी धीरे धीरे करके पता चलते रहेगा। 9.6, 9.8 पे जो है हमें ये आंकड़े फिक्स होते हुए दिखेंगे। लेकिन चलिए अब सहज के पास चलते हैं और बाजार जो है और थोड़ी देर में खुलने वाली है। सहज, आपको कौन सा सेक्टर लगता है कि आज अच्छी अपमूव दे सकता है? टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आज आई थिंक सबसे पहला तो बहुत ही नोन सेक्टर आईटी में ही थोड़ा एक्शन रहना चाहिए। एक इन्फोसिस ने जिस हिसाब से अनाउंस किया है, आई थिंक वो पूरे सेक्टर को एक एक सपोर्ट जरूर देगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट होता है मैसेज कि यहाँ पे हमें बहुत डीप वैल्यू दिख रही है। और मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म जरूर किया है, करेक्ट जरूर किया है, बट उसने अभी तक अपना ट्रेंड पॉजिटिव ही मेंटेन किया है।
जिसमें हमारा ध्यान काफी समय से टीसीएस पर था, जहां पे 2980 का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। तो आज मुझे लगता है कि यदि पॉजिटिव ओपनिंग हमें दिखती है, जो दिखनी ही चाहिए, तो मेन बात ये रहेगी कि इसमें बस थोड़ा सा और बाइंग इंटरेस्ट आए और पॉजिटिविटी थोड़ी सी कंटिन्यू हो। हालांकि यूएस की तरफ से थोड़ी सी आईटी सेक्टर को लेके नेगेटिव न्यूज फ्लो है, बट फिर भी आई थिंक जब भी कोई सेक्टर या स्टॉक अपने सपोर्ट के पास होता है, खास करके आज के जैसे न्यूज के बाद में, तो रिवर्सल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आईटी सेक्टर आई एम श्योर आज के दिन में टॉप प्रेफरेंस में रहेगा। इसके बाद में मुझे फार्मा सेक्टर में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। नज़र है ही, लेकिन फार्मा ये दोनों ही पैक जो है ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा जो है हिट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नहीं था, और इनके जो ग्लोबल एक्सपोजर भी है, तो शायद कहीं ना कहीं वैल्यू इमर्ज हो रहा है, या तो एटलीस्ट एक टेक्निकल जो है अप मूव देखने मिल सकता है। सहज की पिक्स एक बार रिवाइज करा देते हैं। ग्रैनुअल्स इंडिया टारगेट प्राइस 538 का है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे देखें तो लगभग 504 रुपये का है। तो ग्रैनुअल्स इंडिया पे जो है नज़र बनी रहेगी। गौरव, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियल सेटअप, और यहाँ पे खासकर कि ऑटो सेगमेंट को लेके जो है मेरी सवाल रहने वाले आपके लिए। ऑटो सेगमेंट में टू व्हीलर्स की जो है प्राइस कट्स आने लगे। टीवीएस मोटर खास करके जो है वो अनाउंस भी किए हैं। तो एक बार टीवीएस मोटर का चार्ट चेक ले लेते हैं। गौरव, ज़रा बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3% चढ़ा था, अभी भी जो इनिशियल सेटअप तो लग रहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव या फ्लैट ओपनिंग आ सकता है। ऑफ लेट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है ऑटो इंडेक्स। उसके अंदर स्पेशली जो टू व्हीलर कंपनीज हैं, मे इट बी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इन सभी के अंदर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अब जीएसटी कट और पास ऑन बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स इस न्यूज के बाद, और फेस्टिव सीजन जिस तरीके से आ रहा है, तो सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। लोग बाग होल्ड करके रखते हैं नवरात्रों में, दशहरे पे, दिवाली के आसपास, इन टाइम पे खासी सेल्स होती है। एंड देन जो शादियों का सीजन, साय का सीजन स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर भी ये सेल्स अपटिक के साथ मेंटेन चलते चले जाते हैं। हैविंग सेड दैट, अब जिस लेवल्स पे ऑटो कंपनीज आ गई हैं, मुझे अब फ्रैंकली यहाँ पे इन लेवल्स में मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ किसी भी तरीके की फ्रेश बाइंग करने में। केवल एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज टाटा मोटर्स। वो आज की मैंने अपनी पिक में भी रेकमेंड किया है, बिकॉज उसके अंदर अभी पार्टिसिपेशन नहीं आया था और वो अभी चलना स्टार्ट हुआ है। मैं वेट करूंगा अब यहाँ से ऑटो सेक्टर, ऑटो स्पेस के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए। टीवीएस मोटर्स की बात करूं तो मैं इंटरेस्टेड हूँ टीवीएस मोटर में। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, मे बी इंट्राडे या एक दो दिन के हिसाब से, तो 3480 3460 ऐसी कोई रेंज में मेरे को मिलेगा। तो उस टाइम पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं 3400 3420 का स्टॉप लेके, तब मैं बाइंग के लिए कंसिडर करूंगा, बट सर्टेनली नॉट एट द करंट लेवल। ठीक है, ये ऑटोज को लेकर व्यू होंगे। 825 के टारगेट टाटा मोटर में, ये लेवल देखे ना, जमाना हो गया। हमने 548 रुपए के भी भाव देखे टाटा मोटर में, वहां से शेयर चला 700 रुपए के ऊपर गया, फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर से चला, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, और अब देखिए ये टारगेट है गौरव जी की तरफ से 825 685 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़िया है, आज ईवी डे के मौके पर आपके फोकस में ये सारे के सारे शेयर होने चाहिए। लेकिन प्री ओपन की जरा बातचीत करते हैं। अच्छा, लोग कुछ भी भाव डालते हैं प्री ओपन में, ये दिक्कत है। आयशर मोटर अभी आप हम देख रहे थे कि 10% ऊपर दिखाई दे रहा था प्री ओपन में, जो कि संभव नहीं है। ऐसे कोई ट्रिगर अचानक से कोई नहीं आया है। निफ्टी आपको 78 अंक ऊपर दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो दिक्कत यह है कि निफ्टी बैंक चल नहीं रहा है, तो निफ्टी पर भी प्रेशर बना रहा है। 70 अंकों के हल्के से गेंस पर निफ्टी बैंक अभी दिख रहा है। अभी ये लेवल सेटल होने में ना समय लगेगा, अभी 4 से 5 मिनट के आसपास का समय लगेगा। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं मार्केट्स लाइव में। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड से, आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, कन्विक्शन कौन से शेयरों को लेकर है और कौन से सेक्टर से हैं ये? क्या अभी जो थीम चल रही बाजार में उसी में से आपने शेयर निकाले हैं? जी नमस्कार, सुप्रभात। बिल्कुल बाजार की थीम के साथ ही रहना पड़ेगा, मार्केट का यही बिहेवियर और नेचर है। और देखिए, इंडेक्स कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर रेंज में है, भले ही सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट ऊपर के लेवल पे झटके आते रहते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक्स की बात करें तो मेरा पहला फोकस टाटा मोटर्स पर रहेगा। कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो सेगमेंट में हम पूरा एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं काफी दिनों से, और समय समय पे हमने एमएनएम, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड, आयशर मोटर, मारुति जैसे काउंटर को रिकमेंड किया है।
और आज हम फोकस करना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स पे, जहां पे डेली और वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट में एक सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास हुई है, डेली चार्ट में पिछले लगभग 10-12 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। 705 के सपोर्ट से टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं 745 750 तक के टारगेट दिखा सकता है। दूसरे ट्रेड की तरफ फोकस करें तो काउंटर रहेगा सीजी पावर। सीजी पावर में लास्ट के 2 वीक में काफी अच्छा रनअप देखने को मिला था, उससे पहले 15 वीक एक बड़े दायरे में था, और लास्ट के रनअप के बाद अभी 4 दिन से रेंज बाउंड हो रहा है, बट सपोर्ट इंटेक्ट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब न्यू लेग ऑफ रैली बननी चाहिए। तो 730 के सपोर्ट से सीजी पावर पे खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 770 777 तक के टारगेट रहेंगे। तो टाटा मोटर्स और सीजी पावर, ये 2 काउंटर आज के शुरुआती ट्रेड में हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलने चाहिए। टाटा मोटर और सीजी पावर, कॉमन फैक्टर बस एक है कि 700 रुपए की कैटेगरी वाली ये शेयर हैं। और टाटा मोटर को लेकर हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आए ना, सारे के सारे बुलिश हो रहे हैं। 750 रुपए तो अब मतलब ये चंदन जी ने थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस अप्रोच रखते हुए 750 के थोड़े छोटे टारगेट दिए हैं, अदरवाइज तो 825 के टारगेट दिए हैं गौरव जी ने। तो टाटा मोटर डेफिनेटली कल की तेजी को ये सस्टेन करेगा। देखते हैं कि क्या ये तेजी टिक पाती है, क्योंकि टाटा मोटर में ये दिक्कत रही है पहले भी कि जो बाइंग आई है वो सस्टेन की नहीं है। जो पुराने जो भाव थे 1250 रुपए के आसपास के, वो तो काफ़ी दूर हैं। बट ये है कि हाँ, अगर किसी को इस लेवल पर ट्रेड लेना हो तो वो मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं वो भी थोड़ी राहत की सांस ज़रूर लेंगे। तो ये कुछ शेयर्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के आपके रडार पर। 9:06 हो गए, 2 मिनट बाद ये निफ्टी के लेवल्स हो जाएंगे सेटल। एक बार व्यू लेंगे इस पर हम चंदन जी से, लेकिन ऑटो के ही बास्केट में एक और शेयर पर व्यू लेते हैं जहां पर हमने सस्टेन्ड बाइंग देखी है, और वो है बैटरी वाली कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर आप देखेंगे पिछले महीने भर में करीब 12-13% के आसपास की तेजी शेयर में हो गई है। एक्साइड को लेकर गौरव जी आप जरा राय दीजिए। एक्साइड में आपको लगता है कि एक्साइटमेंट आगे होगी या फिर तेजी पर ब्रेक लगेगी यहां पर? पिछले कुछ समय में एक अच्छी खासी बाइंग आई है, और उससे पिछले कई लंबे समय तक ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स इसके अंदर एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन देखने को मिला था। तो ये बिल्कुल एक क्लियर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक के अंदर, जिसके बाद बाइंग आई। अभी 430 432 की रेंज में कुछ मुझे रेजिस्टेंस जरूर नजर आ रहे हैं। वो सरपास हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल 470-75 की रेंज का होगा, जो कि मुझे लगता है ये शेयर आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर अचीव कर लेना चाहिए। जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, वॉल्यूम बैक बाइंग हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखी है, आई थिंक वो लेवल आ जाना चाहिए आने वाले 1-2 महीने। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू पिछले 5 सत्र में अगर आप देखेंगे तो 4 तारीख को छोड़ दीजिए तो ये शेयर लगातार मजबूती की ट्रेंड में है। निफ्टी के लेवल सेटल हो गए हैं, 92 के ऊपर निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें थोड़ा सा पीछे प्रतिशत के लिहाज से 150 अंकों की तेजी हम निफ्टी बैंक में देखेंगे। और इन्फोसिस, जो थोड़ी सी डर था कि अच्छा इतने गैप के साथ खुले तो फिर क्या करें, राइड करें ना करें, इस पर व्यू लेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। चंदन जी आप जरा इन्फोसिस पर और निफ्टी पर अपनी एनालिसिस रेडी रखिए, आपके पास हम 2 मिनट में हाजिर होते हैं। उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर हैं जो आपके फोकस पर, हमारे दर्शकों के रेडार पर जरूर होनी चाहिए। 9 के नवरत्न लेकर शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले इन्फोसिस पे नज़र रखेंगे। बायबैक जो है 5वां बायबैक कंपनी है जो ऐलान कर सकती है। 11 सितंबर को ये डेट रहने वाला है। और जो GDR है वहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था 2.5% ऊपर है, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपमूव इन्फोसिस के लिए आज आपको देखने मिल सकती है। बायबैक का साइज़ लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से। IRB इंफ्रा टोल कलेक्शंस अच्छा है, अगस्त के महीने में 12% साल दर साल बढ़ा है, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। वही हुडको की बात करें तो MOU साइन करा दिया है नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से 11,300 करोड़ रुपए का जो है फाइनेंसिंग करने वाले हैं। वही स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि अहम करार जो है कैनॉक्स के साथ क्या है, नेजल स्प्रे पोर्टफोलियो के लिए US मार्केट्स के लिए। TVS मोटर्स अपनी प्राइस कट्स जो है इफेक्टिव करने वाले सितंबर 22 थे, स्टॉक के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। रेलटेल पे नज़र रखिएगा, 700 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर जो है देखने मिला है एजुकेशन काउंसिल ऑफ बिहार से। और आज गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि सोना रिकॉर्ड हाई लेवल पे $3600 के पार जो है पहुंच चुका है, तो अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकती है। PCBL
यहाँ पे विजन के ऊपर जो है कंपनी 2030 में उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशंस रखा और 5 गुना जो है पैट ग्रो करने वाली है करंट लेवल से। और वही CSC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये जो है विजन 2030 टारगेट में 15% पैट CAGR देखने मिलेगा। कंपनी लगभग 3,000 करोड़ रुपए सोलर सेल्स में भी इन्वेस्ट करेगी, तो स्टॉक के लिए नेट नेट पॉजिटिव रहेगा। तमाम शेयर हैं जो आपके फोकस में होनी चाहिए। और आप एक बार फिर से अपनी जो चेकलिस्ट है आज की ना, जो ट्रेडिंग का लिस्ट है उसको आप रेडी रख के चलिए। हालांकि दिक्कत ये होती है कि कई सारे शेयर ना आप गैप के साथ गैप डाउन खोलेंगे तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी, हमेशा ही रहेगी। खबरें पहले आ जाती हैं और प्री ओपन का विंडो होता भी इसीलिए। लेकिन चलिए एक फटाफट चंदन जी जरा बताइए, निफ्टी 90 अंक ऊपर खुल रहा है, इस तेजी के बाद भी क्या तेजी नई करनी है? और दूसरी चीज इन्फोसिस में क्या करें? 3.5% ऊपर खुल रहा है शेयर ये। जी देखिए, सबसे पहले तो इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में कहीं ना कहीं आप देखोगे जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ उसके चलते सपोर्ट बेस्ड बाइंग हुई है और कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। 1400 एक मेजर सपोर्ट है और ऑलरेडी पिछले 9-10 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद जो रिकवरी आएगा इंडिकेट कर रहा है कि हायर बेस बनने चाहिए। मेजर सपोर्ट 1400, इमीडिएट सपोर्ट गेप अप के बाद में 1420 के आसपास शिफ्ट हो सकते हैं एक बार के लिए 1520 तक के टारगेट के लिए। निफ्टी की बात करें तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ रहा है बट ऊपर भी फॉलोअप नहीं आता है, जो पिछले हम लगभग 2-2.5 महीने की कहानी देख रहे हैं। बट याद रखें बाई ऑन डिक्लाइन का व्यू कंटिन्यू है। जब तक इंडेक्स 24,442 पोजिशनल होल्ड करता है ऊपर में 25,500 के टारगेट रहेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 24,600 होल्ड करता है तब तक 25,000 और 25,150 के टारगेट बनने चाहिए। निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन चलिए जरा फटाफट एक दो और स्टॉक्स पर जरा व्यू ले लेते हैं। एक व्यू जरा सहज जी जरा M&M पर दीजिए। M&M रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, आपको लगता है कि बने रहना चाहिए या नए सौदे लेना चाहिए या फिर समय आ गया कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग फिर से कर लें इसमें? जी नहीं, मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर तो 100% इसमें बने रहना चाहिए बिकॉज फिलहाल में एज सच कोई नेगेटिविटी है नहीं। इनफैक्ट जो रिसेंट न्यूज डेवलपमेंट्स है वो पॉजिटिव ही है। बट एज अ ट्रेडर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टॉक में ट्रेड करना सिस्टमैटिक अप्रोच से यदि आप करते हो तो। फॉर अ ट्रेडर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन नहीं है जिसके बेसिस पर मैं आपको सजेस्ट करूं कि हमारे दर्शक इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बट श्योरली एज एन इन्वेस्टर कोई डाउट नहीं है, इसको पकड़ के ही रखना चाहिए। फ्रंटलाइन लीडिंग स्टॉक है, पूरे पैक को लीड कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कोई रीजन नहीं है इसको आपके पोर्टफोलियो से हटाने का। SUV, ग्रामीण भारत, फेस्टिव सीजन और उसके बाद एक और सीजन वेडिंग सीजन, उसका भी प्ले है M&M। और लगातार ये शेयर चला है। एक छोटा सा डिप हमने देखा था रिकॉर्ड हाइस पर जाने के आसपास, लेकिन क्या जबरदस्त मोमेंटम लौटा जब ये चीजें साफ हो गई कि नहीं EVs पर टैक्स अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, तो उसने रिन्यूड इंटरेस्ट पैदा किया है शेयर में। लेकिन जरा एक काम कीजिए, टाटा मोटर को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स कितने बुलिश हैं, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस दे रहे हैं, जरा ये भी लेकर आइए। क्योंकि गौरव जी, चंदन जी और इसके अलावा हमने देखा कि सहज जी, तीनों ने टाटा मोटर्स पर अपनी राय दी है। टारगेट 750, 755, 825, 685, 685 सहज के और गौरव के ये स्टॉप लॉस हैं। तो इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की एक राय है, तो शेयर अगर कम मिले लेकिन ज्यादा लोगों से मिले तो वो शेयर मुकम्मल होता है, बढ़िया होता है। और बाजार में ना ट्रेड्स ऐसा बाजार है कि ट्रेड थोड़े कम मिले चलेगा, लेकिन जो मिले वो ठोक बजा के बढ़िया से मिले, मतलब उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और टाटा मोटर फिलहाल उसी कैटेगरी में जाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं, टाटा मोटर को थोड़ा डर भी लगता है कि तेजी सस्टेन होगी या नहीं होगी, इसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है, मोमेंटम को आप राइड कीजिए, ये अच्छी रणनीति बाजार में है। तो निफ्टी 92 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 143 अंक ऊपर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो निश्चित तौर पर बेहतर रहेगा। सेंसेक्स 350 अंक ऊपर खुलेगा। तो 4 सत्र की छोटी छोटी तेजी हो गई है। आज की तेजी को मिला दें तो बाजार एक तेजी का पंच जड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस लीड करेगा और इन्फोसिस के पीछे पीछे देखिए निवेशक है ना, उम्मीद करके चलेंगे कि क्या विप्रो भी बायबैक लेकर आएगी, क्योंकि बायबैक को लेकर विप्रो का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। तो इन्फोसिस विप्रो में तेजी हम देख रहे हैं। HDFC बैंक में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है और 970 रुपए के ऊपर आज ये शेयर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। कंजम्पशन में HUL में थोड़ी तेजी आएगी।
और अच्छा ठीक है, चलिए ओपनिंग हो गई, सीधे ओपनिंग पर चलते हैं। निफ्टी खुला है 90 अंकों पर और निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग हुई है वो थोड़ी सी निराशाजनक हुई है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले जो चाल है वो आधी है। 90 अंकों पर 100 अंकों पर निफ्टी बैंक भी खुला है। सेंसेक्स की ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी ऑटो आज थोड़ा सा सपाट हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। देखिए एमएनएम में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। बजाज ऑटो का शेयर आपको नीचे दिखाई देगा। तो ये थोड़े गिरने वाले शेयर हैं। निफ्टी करीब 80-85 अंक ऊपर इस वक्त है। 1300 शेयर तेजी वाले हैं। एनएसई पर करीब 400 शेयर इस वक्त गिरने वाले आपको दिखाई देंगे। लेकिन बाजार में 50 में से हम देख रहे हैं कि 48 शेयरों में 42 शेयरों, माफ कीजिएगा, 43 शेयरों में फिलहाल तेजी का माहौल आपको दिखाई देगा। इंफोसिस और विप्रो के चलते एचसीएल टेक भी उसमें आ गया है। टेक महिंद्रा भी रेस में है। और निफ्टी के टॉप 6 अगर आप गेनर्स देखेंगे तो उसमें 5 आपको आईटी शेयर दिखाई देंगे। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। और इसके चलते ही बाजार को सपोर्ट मिलते हुए हम देख रहे हैं। यही नहीं, जो मिड कैप वाले जो स्टॉक्स हैं, परसिस्टेंट हो गया, एम्फेसिस हो गया, वहां पर भी तेजी है। एलटीआई माइंट्री के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। कोफोर्ज का शेयर चल रहा है। तो पूरा का पूरा आईटी सेगमेंट आज बजिंग है और ये सेक्टर आज बाजार को सपोर्ट देने का काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। आईटी के अलावा सपोर्ट कहां से है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो आईटी इंडेक्स से करीब करीब 2% ऊपर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत कोई बड़ा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन पावर स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग है। बैंकिंग में चुनिंदा खरीदारी हो रही है। तो आईटी है जो बाजार को आज अच्छे से ऊपर रखे हुए है। और यही दिक्कत भी है कि सिर्फ आईटी के भरोसे बाजार चले तो चले कैसे। गेंस रह गए हैं 70 अंकों की और निफ्टी बैंक की जो गेंस हैं वो 100 अंकों से भी कम के हैं। तो ये बाजार की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ऊपरी स्तरों पर कन्विक्शन का अभाव हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम शेयरों की बात करें कि आज बड़े मूव्स कहां पर हैं, आईयूएल केमिकल करीब 4.5% ऊपर, शीला फोम 3.5% ऊपर, इंफोसिस करीब 3% ऊपर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर भी अच्छी खबर आई थी, करीब 3% ऊपर, यहां पर भी तेजी है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ये शेयर है धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब ये 90 से 100 वाले रेंज में पहुंच गया है। 2.5% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। पेपर में, जेके पेपर में आप तेजी देखेंगे तो कुछ ये शेयर्स हैं जहां पर मजबूती बनी हुई है। सरकारी शेयरों के लिए भी दिन ठीक है। ईआईएल में करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी ईआईएल में है। आरडीबीआई बैंक करीब 1% के आसपास आपको चलता हुआ दिखाई देगा। हडको में थोड़ी सी तेजी आज के सत्र में है, लेकिन कोई ऐसे तोड़फोड़ बड़ी बाइंग नहीं है। अगर हम कमजोरी की बात करें तो कमजोरी वाले शेयरों में कोई ज्यादा कोई निराशा नहीं है। आप देखेंगे जीएसएफसी करीब 1.5% नीचे। इसके अलावा स्टरलाइट टेक करीब 0.5% नीचे। मोबाइल में थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिल रही है। एडलवाइस में थोड़ी सी कमजोरी है। निपॉन लाइफ में करीब 1% के आसपास गिरावट है। सीएल करीब 1% नरम है। तो बाजार एक अच्छी शुरुआत के बाद फिर से थोड़ी सी रेंज में फंस रहा है। और रेंज में फंसने की वजह यह है कि आईटी को छोड़ के बहुत खास सपोर्ट हम देख नहीं रहे हैं। क्या ये सपोर्ट बढ़ेगा, ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल तस्वीर यह है कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखाई देंगे। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर 11 के आसपास के स्तर दिखाई देंगे। कमजोरी कहां पर निफ्टी में, एक बार वो भी देख लेते हैं। बजाज ऑटो करीब 0.5% कमजोर है। टाइटन में भी उतनी ही गिरावट है। इटर्नल में नरमी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, आईसीसी बैंक, ये तो 0.25% के आसपास की गिरावट हम इसमें देख रहे हैं। पावर ग्रिड में कमजोरी है। टाटा मोटर वीक है क्योंकि कल चला, आज थोड़ा सा नरम है। क्या लोअर लेवल से इसमें बाइंग लौटेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल 0.25% से थोड़ी सी कम की गिरावट हम टाटा मोटर के शेयर में देख रहे हैं। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि इस ओपनिंग के बाद उनको कहां पर आकर्षक मौके बाजार में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ओपनिंग ट्रेड लेकर हाजिर होते हैं। तो शानदार ओपनिंग शुरुआत हुई है और आईटी सेगमेंट पे जो है बहुत अच्छा अप मूव देखने मिल रहा है। लेकिन अब चलते हैं ओपनिंग ट्रेड की तरफ। गौरव, आपके ओपनिंग ट्रेड कॉल्स क्या रहेंगे? मुझे सीमेंट के शेयर्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। जेके सीमेंट एक स्टॉक है जो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 7,7100 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है एंड स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 6625 का।
बिल्कुल तो जेके सीमेंट पे जो है खरीदारी की राय जो है गौरव के आ रही है। और याद रखिए सीमेंट स्टॉक्स पे जो है दो अहम बात है कि जो जीएसटी रेट कट प्राइस रिडक्शन हो रहा है और लाइकली अक्टूबर में जो है प्राइसिंग पावर भी आ सकता है जिस तरह मानसून जो है सबसाइड करेगा। लेकिन चंदन आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड कॉल्स? बिल्कुल, देखिए ओपनिंग ट्रेड पे दो चीज पे फोकस है। एक तो ऑटो ईवी पे फोकस है और दूसरा गोल्ड फाइनेंस पे फोकस है, क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो दो ही चीज चल रही है, या तो ईवी या ऑटो चल रहा है या दूसरा गोल्ड के भाव चल रहा है। तो मैं शुरुआती ट्रेड में टाटा मोटर्स की बात की थी, बट अब मैं एक दो और ऑटो काउंटर की बात करना चाहूंगा। तो मारुति में अच्छा सेटअप है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा लग रहा है, आइसर मोटर भी अच्छा लग रहा है। तो मैं इन सब में मारुति को सेलेक्ट करना चाहूंगा। सपोर्ट रहेगा 15,000 का, ऊपर में कहीं ना कहीं 15,800 तक के स्विंग मारुति में देखने को मिलेंगे। और गोल्ड में शाइनिंग वो कंटिन्यू है, तो वो शाइनिंग कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में भी आनी चाहिए, इसलिए मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह है। मुथूट फाइनेंस में हाई टॉप हाई बॉटम लगातार 7-8 दिनों से बन रहे हैं, सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2880 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देंगे, ऊपर में लगभग 3020 तक के टारगेट के लिए। तो सोने और फिर ईवी या ऑटो इन पे फोकस है, और इसके लिए मारुति और मुथूट फाइनेंस दो प्रेफर्ड पिक शुरुआती ट्रेड में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बिल्कुल शुरुआती ट्रेड पे चंदन के ऑटो ईवी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, गौरव ने बात बताया सीमेंट कंपनीज। और अब चलते हैं तेजस के पास। तेजस गुड मॉर्निंग, बताएं क्या रहेंगे आपने ओपनिंग कॉल्स? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो पहला पिक है वो एक ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। स्टॉक एक करेक्शन के बाद लास्ट वीक में एक मिनी ब्रेकआउट दिया था आर्ली चार्ट पे, और उसके बाद हम कंटिन्यूसली फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं। स्टॉक में 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हुआ है। डेली चार्ट पे एक डिप में खरीदारी करिए स्टॉक में विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1990। 2110 का पहला लक्ष्य रहेगा और 2170 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में भी अगर देखेंगे तो थर्सडे के सत्र में हमने एक ब्रेकआउट देखा था ऑन अ डेली चार्ट आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, और पिछले 2 दिन से हम अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग भी देख रहे हैं स्टॉक में। और स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए बजाज फाइनेंस में। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 909 का, पहला लक्ष्य रहेगा 985 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1015 से लेकर 1020 तक का। तो तेजस के दो पिक्स आ रहे हैं, एक है बजाज फाइनेंस, दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा। दोनों पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। तो ऑफ कोर्स हमारे टेक्निकल गेस्ट अलग अलग सेक्टर्स चूज कर रहे हैं, कमाई के मौके बन रहे हैं। कहीं पे बाय द डिप है तो कहीं पे मोमेंटम है। तो ये जो है हमारा वैरायटी हम आपको ओपनिंग ट्रेड कॉल्स की तरफ से लेके आ रहे हैं। एक बार वोल्टाम पे भी नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे लगभग 8% इक्विटी के जो है सौदा हुए हैं, और ये लाइकली है प्रमोटर एंटिटी ने जो है बिकवाली की है। स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ रही है। और हमने आपको सुबह भी बताया था कि इटर्नल, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस में भी जो है अहम ब्लॉक्स देखने मिल रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो है अब ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो आईटी खेमे में जो सबसे ज़्यादा अप मूव आया है इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा। इन स्टॉक्स पे को एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें। आईटी आज फ्लेवर है। इन्फोसिस की बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है। निफ्टी में भी जो है उछाल कंटिन्यू हो रही है। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, बैंकिंग में भी जो हल्के हरे निशान से ट्रेड हो रहे हैं, और थोड़ी सी मुनाफा वसूली जो है हमको रियलिटी में देखने मिल रही है। और एफएमसीजी पे भी जो है थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन जो एसेट क्लास चंदन बात कर रहे थे वो है गोल्ड। गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को एक्सटेंड कराया जा रहा है। रिकॉर्ड लेवल्स $3600 के ऊपर जो है आ गए हैं। और ऑफ कोर्स फेड रेट के तो रेट सिनारियो है ही, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जैसे कि सेंट्रल बैंक बाइंग। लेकिन इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन भी है, सारा लेखा जोखा गोल्ड के रिकॉर्ड हाई प्राइसेस के जो है सब हमें विश्वमोहन बताएंगे। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, जरा बताएं गोल्ड रैली तो थम ही नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर घरेलू बाजार में देखें तो रुपए की कमजोरी की वजह से और भी ज्यादा तेजी दिख रही है। पिछले एक साल में देखें तो करीब करीब 50% तक दाम बढ़ चुके हैं। इस साल भी 40% से ज्यादा की तेजी 2025 में सिर्फ आ चुकी है। आज बाजार खुलते ही 1,09,000 का नया रिकॉर्ड हमने देखा। खुलते ही बाजार ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। स्पॉट गोल्ड $3650 के ऊपर है, $3685 के ऊपर कॉमिक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, टैरिफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यहां पर गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। पीपल बैंक ऑफ चाइना, चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार 10वें महीने गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाई है। और सिर्फ
चीन के सेंट्रल बैंक ने नहीं, आरबीआई भी लगातार अपनी गोल्ड रिजर्व को बढ़ाता जा रहा है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 880 टन हो गई है। पिछले साल इस दौरान ये गोल्ड की होल्डिंग आरबीआई की 841 टन थी, यानी एक साल में करीब करीब 40 टन आरबीआई ने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जोड़ा है, अपने रिजर्व में गोल्ड को जोड़ा है। इसके अलावा आरबीआई अपने घरेलू रिजर्व को भी बढ़ा रहा है। घरेलू बाजार में जो घरेलू वॉल्ट में जो गोल्ड रखे हुए हैं वो मात्रा अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़कर 512 टन हो गया है। एक स्ट्रैटेजिक मूव भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपात स्थिति में अगर आपके वॉल्ट में घरेलू लेवल पे अगर घर भारत में रखा हुआ है, भारत के वॉल्ट में, तो आसानी होगी आपको लिक्विडेट करने में। जबकि 2020 में घरेलू गोल्ड रिजर्व 292 टन के आसपास ही था। इसके अलावा एक और डेटा ये भी है कि यूएस ट्रेजरीज में भारत का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ये डेटा वहां के ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। कहा गया है कि भारत का अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश घटकर 227 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया है, जो मई में 235 बिलियन डॉलर के भी ऊपर था। पिछले साल 242 बिलियन के ऊपर था, यानी तेजी से भारत वहां पर इन्वेस्टमेंट घटा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान भी आया है कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी है। और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की हमने हाल की रिपोर्ट में देखा भी था, उन्होंने साफ कहा था कि अगर यूएस ट्रेजरी से अगर 1% इन्वेस्टमेंट भी घटता है तो गोल्ड में बड़ी तेजी आएगी। और वही देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मजबूत हैंड, क्रेडिबल हैंड्स में गोल्ड जा रहे हैं, उसका फायदा गोल्ड को मिल रहा है। गोल्ड आमतौर पे ज्वेलरी डिमांड से ड्राइव नहीं होती है। पेपर गोल्ड, क्रेडिबल हैंड्स, हेज फंड, सेंट्रल बैंक्स, वहां जो खरीदारी होती है उससे गोल्ड की कीमतों को ड्राइव मिलता है, तेजी मिलती है। और इस बार की भी तेजी वही है, और कह सकते हैं कि सुपर साइकिल है। एक के बाद एक नया रनअप हम देख रहे हैं, एक के बाद एक नया टारगेट अचीव होते देख रहे हैं। जो भी टारगेट देते हैं उसे समय से पहले अचीव होता हुआ यहां पर दिख रहा है। जी शरद। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन, ये अपडेट देने के लिए सोने को लेकर और आगे किस तरह की चाल हो सकती है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। लेकिन अगर हम गोल्ड फाइनेंसिंग वाले अगर हम कंपनीज की बात करें, मुथूट हो या फिर मणप्पुरम, दोनों ने पैसे बना के दिए हैं और पिछले एक महीने में बाजार की चाल थोड़ी सी डावाडोल रही है। लेकिन गोल्ड चमका है तो इन शेयरों में भी चमक अच्छी खासी आई है। 12-13% ये दोनों के दोनों शेयर चले हैं पिछले एक महीने में। और अगर आप ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे तो मुथूट के मुकाबले मणप्पुरम थोड़ा सा आपको बेहतर ही दिखाई देगा रिटर्न्स के मामले में। 32-33% मुथूट चला है अगर 2025 में अब तक, तो मणप्पुरम की जो तेजी रही है करीब 40 से 42% के आसपास की रही है। तो गोल्ड अगर चमक रहा है तो इनके लिए ट्रिगर तो ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब कई बार कहते हैं नो ब्रेनर है, फिर तो उसमें क्या दिमाग लगाना बहुत ज्यादा। चंदन जी आप जरा बताइए, चार्ट्स देखिए, मुथूट वर्सेस मणप्पुरम, आपका कन्विक्शन कहां पर है? और अब कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर इतनी तेजी के बाद थोड़ा सतर्क हो जाने का समय आ गया है? जी देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से हम लगातार गोल्ड और सिल्वर पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इक्विटी एक्सपर्ट हूँ तो हमेशा इक्विटी पे एक बायस रहता है, बट पिछले काफी महीनों से ही बोल रहा हूँ कि गोल्ड इज ग्लिटरिंग, सिल्वर इज शाइनिंग एंड इक्विटी इज एवरग्रीन। और पिछले लगभग आप देखोगे 1-1.5 साल 2 साल में गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिया है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हुआ। और इनफेक्ट सभी को गोल्ड SIP या गोल्ड SGB, सोनियर गोल्ड बॉन्ड है, उन पे खरीदारी की सलाह लगातार काफी महीनों से दे रहे हैं। अब मुथूट फाइनेंस की बात करें तो देखिए अभी तेजी कंटिन्यू है। हालांकि इस साल देखें तो लगभग 36% की रैली मुथूट फाइनेंस में देखने को मिली है। वहीं मन्नापुरम फाइनेंस की आप बात करें तो इस काउंटर में लगभग आप देखोगे 50-54% की तेजी देखने को मिली है। तो दोनों ही काउंटर स्ट्रॉन्ग है, बट कंपेरेटिवली मुथूट फाइनेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है। टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक गोल्ड की रैली कंटिन्यू रहेगी, इन काउंटर में पॉजिटिव मूव बरकरार रहेगा। तो अभी तो ट्रेंड पॉजिटिव है, दोनों स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, तो कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। बट यस, यदि आप सिस्टम ट्रेडर हो या सिस्टमेटिक वे से आपने यदि शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड लिया है तो जरूर मुनाफा वसूल कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेलिंग सपोर्ट लगा सकते हो। मेरा मानना है कि 280 एक मेजर सपोर्ट है मन्नापुरम में, 300-315 की रैली को प्ले करने के लिए। और मुथूट फाइनेंस में जब तक ये काउंटर अब 2750-2780 नहीं तोड़ता है, तब तक ऊपर में 3100-3200 तक के लेवल बन सकते हैं। तो या तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करें या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रखें, क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यू आपके लिए गोल्ड के साथ साथ गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स को लेकर भी। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ABFRL, बढ़िया परसेंटेज, अच्छी कंपनी, 2% ऊपर है, 90 रुपए के ऊपर के भाव हैं। तेजस भाई, ABFRL
और चलेगा ये, क्योंकि हमने 70 वाले शेयर को फटाफट बढ़ते हुए देखा है 90 रुपए के ऊपर। जीएसटी वाला ट्रिगर अच्छे से काम कर रहा है इसके लिए भी। डेफिनेटली चलेगा। स्टॉक पिछले 10 दिन में थोड़ा सा चल चुका है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। प्लस पिछले कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने 200 दिन की जो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, और आज भी अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग आ रहा है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है स्टॉक 100 तक जा रहा है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो 106 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं एबीएफआरएल में। ठीक है, एबीएफआरएल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप रख सकते हैं। 100 रुपए के ऊपर निकलने का दमखम ये शेयर रखता है। लेकिन बाजार, हमने आज सुबह कहा था आपको कि 24,900 पर एक रेजिस्टेंस है, 24,900 से 25,000 की रेजिस्टेंस जोन है। उसके पहले ही बाजार थोड़ा सा फंसा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आके कोई बहुत एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही होगी, क्योंकि गैप के साथ खोले। आईटी शेयर भी थोड़े से थमते हुए दिखाई देंगे आपको। इन्फोसिस वही 3% की जो गेंस पर खुला, वहां पर वो होल्ड कर रहा है। जो निराशा है वो है निफ्टी बैंक को लेकर। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 70 अंकों की तेजी, 0.13% ये तेजी है। 54,250, 54,500 का हर्डल हमने बताया था। अभी 54,500 तो काफी दूर दिखाई दे रहा है। अगर मतलब थोड़ा सा ना निराश किया है निफ्टी बैंक में। अच्छा गौरव जी, जरा निफ्टी बैंक में अगर हम आपसे बात कर ही रहे हैं, तो जरा एचडीएफसी बैंक को लेकर आप व्यू दीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक के चलने के लिए एचडीएफसी बैंक का चलना और आईसीसी बैंक का चलना जरूरी है। अब ये एचडीएफसी बैंक में धीरे धीरे हम रिकवरी देख तो रहे हैं। 970 रुपए के आसपास के भाव आ गए। तेजी यहां से भी करनी है एचडीएफसी बैंक में, क्या व्यू होगा आपका? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अभी जब तक इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मूव नहीं आएगा, तब तक इंडेक्स का भी मूवमेंट नहीं आ पाएगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, जो तीनों दिग्गज बैंक्स हैं, पिछले आप कपल ऑफ डेज की उनकी चाल देखेंगे तो बहुत ही स्लो मूवमेंट है, डल मूवमेंट है, और यही चीज रेप्लिकेट हो रहा है इंडेक्स के अंदर ओवरऑल। एचडीएफसी बैंक की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो करंट लेवल्स के जो कि भाव चल रहा है लगभग 970-71 के आसपास, हाँ यहाँ से एक अपचाल की उम्मीद बिल्कुल है। 980-990 की रेंज में आने की उम्मीद है, बट एकदम से आ जाएगा वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक अभी थोड़ा सा स्लो मूवमेंट मेंटेन करेंगे ये बैंक्स। गौरव, आपने जो है अहम कॉल्स पे जो है अपनी रणनीति बताई, लेकिन चंदन सर, ऑटो स्पेस पे तो आपकी जो है बुलिश नज़रिया हमें पता ही है, लेकिन एक ऑटो एंसिलरी में आपको कुछ अच्छा लग रहा है? क्योंकि देखिए पीसीबीएल जो था, हाल ही में कंपनी अपनी विजन स्टेटमेंट भी लेके आई है, और एक ऑटो एंसिलरी का ही एक टाइप से प्रॉक्सी प्ले है पीसीबीएल भी। 16,000 करोड़ के आई कर रहे रेवेन्यू 2030 में, 5-fold पैट ग्रोथ का भी एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि स्टॉक हरे निशान में है, थोड़ा वॉलेटाइल है, पर एक छोटे रेंज में है। एक बार आपका व्यू मैं पीसीबीएल पे लेना चाहूँगा, चंदन जरा बताएं। जी देखिए, पीसीबीएल की बात करें तो वाईटीडी बेसिस पे 14% डाउन है, बट ओवरऑल मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। पिछले लगभग आप देखोगे 8-9 महीने से, तो यहाँ पे 350 से सपोर्ट शिफ्ट होकर 370, 375 के आसपास शिफ्ट हुआ है। ऊपर के लेवल पे फॉलोअप नहीं है, बट सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल पे इंटेक्ट है। तो मेरे हिसाब से रिकवरी मोड बनेगी, और ऑटो चलेगा तो ऑटो एनसीज में भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है 370 को एक मेजर सपोर्ट बनाना चाहिए। ऊपर में कहने की 415, 420 तक के काउंटर पीसीबीएल जैसे ऑटो एंसिलरीज काउंटर में बन सकते हैं। ऑटो सेगमेंट पे तो हमने अप मूव देख लिया, लेकिन ऑटो एंसिलरीज थोड़े दिन पहले टायर्स चल रहे, फिर टायर्स रिलेटेड जो है पीसीबीएल केमिकल्स पे भी जो है नज़र रखिएगा। यहाँ पे खरीदारी की राय आई है, और कंपनी जो है अपनी विजन भी बता रही है 2030 के लिए। एक और काउंटर है जिस पे हमारी नज़र है, वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंटिक के भरोसे जो है के बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 4% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है, और एंटी की जो ब्रोकरेज है पसंदीदा आ रही हैं। और इस पे जो है अगर हम बात करेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है कैपिटलाइजेशन को लेके एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिली है, और इसके अलावा जो है ब्रोकिंग हाउसेज बुलिश नज़रिया जो है हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर कुछ पॉइंटर्स की बात करें तो ये भी जो है मैं एक्चुअली स्क्रीन पे सामने लाना चाहते हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा फायर करें कि क्या अहम बात है जिस पे जो है आज स्टॉक चल रहा है,
और यहाँ पे हम देखेंगे कि एंटीक की जो दिन थी CSE की, यहाँ पे अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। उस में जो है खरीदारी की राय आई है और एंटीक ने लक्ष्य जो दिया है वो 73 रुपीज़ पर शेयर का दिया है और ये कह रहे हैं कि एक सिक्योर्ड स्केलेबल फ्रेंचाइज की तरफ जो है जा रहे हैं यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस पे ऊपर। और लगभग कह सकते हैं 25% CAGR का एक्सपेक्टेशन है अगले 5 साल में लोन ग्रोथ का। एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी आ रहा है जहाँ से निम्स की कंप्रेशन आ सकती है 6 से 7% में। और बैंक भी टारगेट कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है घटा दे और ओवरऑल यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की जो है एप्लीकेशन दे दी गई है और RBI से एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए। मेंटेन बाय रेटिंग रखा है, स्टॉक वैल्यूड है 1.7 टाइम्स FY28 के बुक वैल्यू पे। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, स्टॉक देखिए एकदम 5% ऊपर भी है। लेकिन अब हमारे साथ अमोल अठौले जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अमोल। बाजार की शुरुआत अच्छी आई है, IT का भी थोड़ा सपोर्ट देखने मिल रहा है, बट सवाल उठता है कि एक्सपायरी के दिन ये कितना सस्टेन कर सकता है। गुड मॉर्निंग। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक दो चीजें, उसमें से पॉजिटिव चीज ये है कि निफ्टी में की एक हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स पे मेंटेन किया है और जो निगेटिव चीज है कि ऊपरी लेवल पे कंसिस्टेंटली मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन पॉजिटिव है फिलहाल तो, बट ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट आएगा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो आ रहा है अराउंड 24,950 के आसपास। उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस इंडेक्स में दिख के आ रहे हैं। फिलहाल जो टेक्सचर है वो मुझे लगता है कि एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज ब्रेकआउट का वेट रहेगा, बट कंसोलिडेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे है। ये निफ्टी को लेकर भी एक व्यू हो गया और आप इस वक्त ये देखिए कि निफ्टी बैंक ने लगभग अपनी पूरी की पूरी तेजी गंवा दी है और ऊपरी स्तर से करीब 150 अंकों के आसपास की नरमी। रेंज में तो वैसे ही है और ऊपरी स्तर पर टिकने में कोशिश है और निफ्टी बैंक का ऊपरी स्तर पर ना टिकना ये निफ्टी को भी परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि तमाम इसके ऐसे शेयर हैं जो निफ्टी में भी अच्छा वेटेज रखते हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, लेकिन ये चल रहे हैं और चलने के बाद ऊपरी स्तर पर टिक नहीं रहे। एक बार HDFC बैंक का जरा आप शेयर लेकर आइए। आज करीब 0.25% ऊपर ये शेयर था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे HDFC बैंक को तो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। गेंस जो रह गए हैं वो आधे % से भी कम के रह गए हैं HDFC बैंक के। 970 रुपये का भाव है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल बोथरा, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपने कुछ ट्रेड्स बता दीजिए अच्छे वाले, उसके बाद हम अपने शेयर आपसे पूछेंगे। बताइए कहाँ पर आपकी नज़र गई है। धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएटेड सेक्टर्स पिक करूंगा। फिलहाल पहला इनफैक्ट रहेगा रेलवे स्टॉक्स में। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स अपने मेजर पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। RVNL एक ऐसा ही चार्ट है, 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स पर। मेरा मानना है कि आई थिंक एक स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, एज वेल एज जो ब्रेकआउट हम बुलिश फ्लैग पेनेंट फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये स्टॉक को शायद हायर लेवल्स पे लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म पे। तो मैं इस पर सजेस्ट करूंगा बाय कॉल। 340 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, 325 का स्टॉप लॉस। सेकंड रहेगा REC लिमिटेड, 369.70 के आसपास इन स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगेन बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रह चुका है। लास्ट ऑलमोस्ट 5 से 6 एक्सपायरी स्टॉक ने एक कंसिस्टेंट डाउन साइड देखी है, बट इस बार ऐसा थोड़ा लग रहा है कि पैटर्न में चेंज आया है। बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बना है पहले आर्ली चार्ट्स में। स्टॉक कंसिस्टेंटली रेजिलियंस दिखा रहा है और काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स में हमने रिकवरी देखी है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है इस स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी देख सकते हैं आने वाले कुछ एक दिनों में। 384 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 375 का। 370 का स्टॉप लॉस होगा। और रेल टेल की बात करें, रेल टेल के लिए टारगेट आपने शायद 340 का बोला था कुणाल जी, करेक्ट? टेल में टारगेट 345 टारगेट आपने क्या बोला था? 345 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी 5 रुपये ऊपर मूव कर चुका है लास्ट 5-1 मिनट में। तो 345 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 326 का RVNL पर। ठीक है, ठीक है। रेल विकास निगम को लेकर ये व्यू, अच्छा ठीक है। लेकिन एक और शेयर की जरा बातचीत करेंगे, क्योंकि हम देखें कि पावर में सेलेक्टिव मूव्स आज हैं। चंदन जी, एक बार जरा अडानी पावर को लेकर आप व्यू दीजिए, क्योंकि अडानी पावर मतलब धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे से शेयर चल गया। अब तो 650 रुपये के आसपास है ये।
क्या राय होगी आपकी इस शेयर को लेकर? जी देखिए, अडानी पावर में एक मेजर ब्रेकआउट जैसा प्रतीत हो रहा है और लगभग आप देखोगे तो 10-11 महीने का जो हर्डल था 620, उसके ऊपर पिछले 2 दिनों से मोमेंटम बना है। कल के दिन काफी बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, आज भी फॉलोअप एक्टिविटी देखने को मिल रही है और एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप है और वीकली में हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि नया यहाँ पे रिनाउंड बाइंग आनी चाहिए। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा कहीं ना कहीं 628 के आसपास। इस बार के मुंह में अडानी पार कहीं ना कहीं 670 675 के टारगेट को छू सकते हैं। यहाँ पे जो है टारगेट 670-75 के लेवल्स पे अडानी पावर के देखने मिल सकते हैं। अब मूव आया है, 1 महीने में स्टॉक लगभग 12% रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दे दिया है। अब चलते हैं अमोल के पास। अमोल, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? 2 स्टॉक्स पिक किए, तो आज आईटी थोड़ा सा मोमेंटम में है और सस्टेन भी हो रहा है, जो भी मॉर्निंग रैली है। तो टेक महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा। प्रॉमिसिंग लेवल पे है, 1475 1480 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली बाउंस बैक अगर कंटिन्यू रहता है तो 1550 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1445 का। दूसरा एक कॉन्ट्रा बेट भी उसको बोल सकते हैं, प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल के आसपास है, वो एसबीआई लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 1795 के आसपास है। अगर फ्रेश अप ट्रेंड रैली आती है तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 1880 का और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1755। टारगेट प्राइस 1880, स्टॉप लॉस 1775 का। एक बार पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक पे जो है कुणाल आपके चार्ट चेक लेना चाहेंगे। अभी जो है 50 डीएमए का जो है मूविंग एवरेज कॉस्ट जो है क्रॉस किया गया है पॉलिसी बाजार पे और बाइंग आ रही है। आपको लगता है ये सस्टेन करेगा? क्या चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं अभी? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है शरद, बिकॉज लास्ट 3 डेज में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 70 80 100 पॉइंट्स का करेक्शन देखा है। 1930-40 का हाई था 3 दिन पहले, 1800 1820 के आसपास कल का जो लो बनाया था स्टॉक में। तो जनरली हम कहते हैं कि जब इतना 3 डेज में अगर एक इतनी मेजर सेलिंग हो जाती है तो उसके बाद एक रिलीफ रैली आता है, बट वो एक रैली एक बाउंस होता है जो शायद ट्रेंड में कन्वर्ट होना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हायर लेवल्स पे वापस हम देखते हैं कि शॉर्टिंग या एक शॉर्ट बिल्टअप वापस स्टॉक प्राइसेस में देखते जनरली ऐसे करेक्शंस के बाद में। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए। जो मैं ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे रखूँगा वो है 1850 का स्पॉट लेवल्स पे। तो अगर 1850 के आसपास आता है तो मेरे अनुमान से पोजीशंस थोड़ी सी और लाइट कर लेनी चाहिए लॉन्ग साइड पे, या कॉन्ट्रा ट्रेडर्स अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा पोजीशन लेना चाहते हैं तो आई थिंक 1850 के आसपास एक अच्छा शॉर्ट भी बन सकता है स्टॉक पर। बिल्कुल 1850 पे जो है एक अच्छा शॉर्ट भी बन सकता है पीबी फिनटेक पे। और कुणाल, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि बुलिश एनगल्फिंग भी जो है चार्ट मुझे टीटागढ़ में देखने मिल रही है। आपने बताया भी था बुलिश हैमर भी आरवीएनएल में आया, तो रेलवे स्टॉक्स में जो है मोमेंटम आ रही है और ऑफकोर्स फंडामेंटल भी एक दो न्यूज़ फ्लोज है जिसके कारण टीटागढ़ जो है लगभग 1.5% ऊपर है, जहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि बड़े ऑर्डर फ्लोज जो है वंदे मेट्रो के भी आ सकते हैं। डेज हाई पे टीटागढ़ रेल आ गया है। बुलिश एनगल्फिंग भी है। तेजस, एक बार टीटागढ़ पे भी चार्ट चेक ले लेते हैं। रेलवेज थीम जो है बहुत अच्छी हमने पिकअप कर ली है, जहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। आरवीएनएल तो हमने देखा ही था, लेकिन एक बार टीटागढ़ पे आपकी व्यूज चाहिए। डेज हाई पे आ चुका है, 1.5% ऊपर है स्टॉक। देखिए, टीटागढ़ रेल की बात करें तो एक अच्छी खासी रैली के बाद पिछले 7-8 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। आज के सत्र में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस 860 865 के करीबन है, उसके करीबन ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 860 865 का लेवल अगर डिसिसिवली ये सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है एक फ्रेश अपमूव आ सकता है स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट अ लेवल ऑफ 885 एंड 905 ऑन दी हायर साइड। सो स्ट्रक्चर माइल्डली पॉजिटिव है, जस्ट वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 865। ये बिल्कुल तेजस, तो ऑफकोर्स रेलवे थीम पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और इंफ्रा स्पेस से जो है चंदन सर, आरबी इंफ्रा पे एक बार आपकी राय लेना चाहेंगे। टोल कलेक्शंस 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। हाल ही में मोनेटाइजेशन भी जो है कंपनी अनाउंस की थी, और अब देखिए थोड़ी सी जिटरी के बाद अभी फिर से जो है एक रिकवरी मोड पे आरबी इंफ्रा आ गया। स्टॉक 2% ऊपर है। लार्जली ये जो है टोल रिलेटेड न्यूज़ फ्लो पे जो है स्टॉक्स की मोमेंटम देखने मिलती है। पिछले 2 महीने से रोड ऑर्डरिंग भी एनएचआई डेटा जो है स्ट्रेंथ बता रहे हैं।
क्या लगता है कि आरबी इंफ्रा में एक पोजिशनल प्ले बन सकता है? कुछ खास रिटर्न्स आए नहीं है, 3 महीने में तो स्टॉक 18% भी गिर चुका है, तो यहाँ से कुछ अट्रैक्टिव लेवल पे पोजिशनल कॉल्स आ सकते हैं आरबी इंफ्रा के लिए? चंदन सर, देखिए पिछले लगभग वाईटीडी बेसिस पे बात करें तो 25% की डिक्लाइन है और स्टॉक अपने 20 महीने के लोवेस्ट लेवल पे कामकाज कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस काउंटर में मेजर रैली हुई थी जनवरी 2024 में, और जेन के टाइम में 41 से लेके लगभग 70-72 तक के मूवमेंट आ गए थे, और अब हम वापस उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो ये 20 महीने का जो कंसोलिडेशन और करेक्टिव मूव था उसी लेवल पे आया जहां पे पहले रैली स्टार्ट हुई थी। तो मेरे हिसाब से 40 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। लास्ट टाइम भी 40 से 72 की रैली आई थी, इस बार उतना बड़ा तो मूव नहीं है, बट 40 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 47-48 तक के स्विंग तो यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, आईआरबी इंफ्रा को लेकर ये व्यू 2.25% की तेजी हम देख रहे हैं, क्योंकि टोल कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी आईआरबी इंफ्रा के। लेकिन आज है वर्ल्ड ईवी डे, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे की ग्रोथ को लेकर भी हम तैयारी करते हैं, कैसे एमिशंस को कम किया जाए और इस धरती को एक बढ़िया रहने लायक जगह और बनाई जाए। इसका मकसद भी है ईवी डे को सेलिब्रेट करने का। लेकिन भारत में अब तक ईवी की रफ्तार कैसी रही है, आगे का ग्रोथ प्लान क्या है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले ईवी सेल्स यानी ईवी की बिक्री पिछले कुछ सालों में किस तरह की हुई है और इस साल अब तक कितनी हुई है, उस पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। तो 2016 से बात करते हैं, करीब 50,000 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए थे 2016 में। FY 23 और 24 में 12 और 17 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए थे। उसके बाद इस साल और अगले कुछ सालों की बात करें तो FY 25 में 21 लाख और इस साल अब तक ऑलरेडी 99 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ता आया है और अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट के सपोर्ट और गवर्नमेंट की सब्सिडीज के चलते और जो ग्लोबल टाई अप्स इंडिया ने किए हैं उसके चलते बढ़ते ही जाएगा। FY 23 से 25 के बीच ईवी रजिस्ट्रेशन में 32% का CAGR ग्रोथ इंडिया ने रिपोर्ट किया है। तो इस तरह का अडॉप्शन इंडिया में पिछले कुछ सालों में दिखा है। भारत में ईवी की भागीदारी 7.66% और ग्लोबली 6.5% है। तो अभी भी इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है इसे बढ़ाने की। ग्लोबल पैरामीटर से कंपेयर करें तो इंडिया में ईवी का अडॉप्शन अभी भी लोअर साइड पर है। जून 2025 तक रोड पर कुल करीब 65 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी और ये नंबर आगे चलते बढ़ता ही नजर आएगा। इसके अलावा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो ये अभी भी लोअर साइड पे है। याद रखें, टाटा पावर जैसी कंपनियां चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाने पर लगी हुई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आगे चलते हुए बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। इसके अलावा याद रखें, हर 222 ईवी पर एक पब्लिक चार्जर है। तो मैं जैसे बता रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमज़ोर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर याद रखें 5% का GST, पहले कुछ रिपोर्ट्स थी कि शायद बढ़ सकता है लेकिन अभी भी 5% का GST ही लगेगा। तो टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज देखें तो 2 व्हीलर में 7.6% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। कमर्शियल व्हीकल में 2%, वो अभी भी लोअर साइड पर है लेकिन आगे चलते हुए ये मेट्रिक भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। 3 व्हीलर में 61.5%, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 3 व्हीलर सेगमेंट में है और पैसेंजर व्हीकल में भी करीब 5.5% के आसपास। तो ये सेगमेंट वाइज ईवी हिस्सेदारी हमने आपके सामने रखी। इसके अलावा आगे चलते हुए गवर्नमेंट, जैसे मैं बता रही थी, काफ़ी सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को। नीति आयोग का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर का टारगेट है। ये टारगेट नीति आयोग ने रखा है इंडिया के लिए। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस पर कंपनी और गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और ये फोकस आगे चलते हुए बढ़ता नजर आएगा। इसके अलावा टारगेट हासिल करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर फोकस रहा है। कई सारी कंपनियां गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कई सारी पॉलिसीज़ लाई गई है। फेम 1 2015 से 19 के बीच, फेम 2 उसके बाद दूसरी पॉलिसी लाई गई 2024 तक और अब PM E-ड्राइव। तो गवर्नमेंट सपोर्ट
सपोर्ट कर रही है कई सारी पॉलिसीज़ के द्वारा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन अभी भी बढ़े और 2030 तक उनका जो 30% का टारगेट है वो अचीव हो पाए। इसके अलावा कई सारी इंडियन कंपनीज़ ने ग्लोबल कंपनीज़ के साथ टाई अप भी किया है। तो विनफास्ट की बात करें तो 16.5 लाख में VF6 ये उनकी नई प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च करने वाली है इंडियन मार्केट्स में। BYD ने भी तेज़ी के साथ विस्तार किया है, 30 से ज़्यादा शहरों में आउटलेट्स कंपनी ने ओपन किए हैं और इसके अलावा टेस्ला ने भी मॉडल Y निकाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया आगे बढ़ रही है, अडॉप्शन ऑलरेडी बढ़ा है और ये आगे चलते हुए बढ़ते ही जाएगा। धन्यवाद आशीषा। वर्ल्ड ईवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत में भी जो ईवी अडॉप्शन आ रहा है, बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे हैं, विनफास्ट आ रहा है, टेस्ला आ रहा है। एक बार बात करना चाहेंगे चंदन अमोल आपसे। सबसे पहले चंदन आपसे मैं बात करूंगा कि ईवी स्पेस पे जो है ऑफ कोर्स प्राइस कट्स तो पूरे अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन ईवी स्पेस आपको लगता है फ्यूचर में आप खरीदने वाले हैं या करेंटली ओन करते हैं कोई ईवी कार? बिल्कुल फ्यूचर में ईवी खरीदने वाले हैं और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ईवी का बड़ा स्कोप देश में है, जिस हिसाब से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन पे जो फोकस है, आई थिंक ईवी भारत में एक रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि अभी तो काफी कम ईवी के यदि परसेंटेज देखें जिस हिसाब से डेटा बता रहे थे, बट धीरे धीरे जिस हिसाब से चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं, आई थिंक ईवी विल बी द फ्यूचर फॉर इंडियन मार्केट। और आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने मारुति की कुछ ईवी को लॉन्च किया था और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर्स है वो मोमेंटम में। तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द ईवी यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी और डेफिनेटली ईवी को यूज करेंगे और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ईवी पे फोकस करें। यदि ये आपके लिए एक एफिशिएंट कार भी होगी, साथ में कहीं ना कहीं आपका पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक बड़ा सपोर्ट भी होगा। अमोल मेरा भी सवाल यही रहेगा ईवी स्पेस से, लेकिन ये ओनरशिप के लिए नहीं रहेगा, ये हमारे व्यूअर्स के लिए रहेगा। ईवी रिलेटेड स्टॉक्स, अब वो डायरेक्ट ईवी हो सकता है या ईवी की एंसिलरी भी हो सकती है, उसमें आपको कोई कंपनी अच्छा लग रहा है? ओला इलेक्ट्रिक पे देखे हम बहुत अच्छी अपमूव आई थी, थोड़े दिन पहले हमने बुल्स बेयर केस भी रखा था। तो एक बार ज़रा बताएं ईवी स्पेस पे आपको क्या जो है व्यू अच्छा लग रहा है और कोर ईवी कंपनी बताएं, क्योंकि ऑफकोर्स लेगेसी प्लेयर्स भी ईवी सेगमेंट में आ गए हैं, उनका डिस्कशन हम नहीं करते ताकि क्योंकि ईवी का टोटल वैल्यू मिले शेयर होल्डर्स को। तो अमोल ज़रा बताएं कोई ईवी प्ले आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी करंट लेवल से? ओला इलेक्ट्रिक तो अभी डेज हाई पे है, 2% ऊपर है। जी बिल्कुल, अगर उसमें से कोई पिक करना है तो ओला इलेक्ट्रिक नाम नेचुरली पहले इसमें आ जाता है, समझ में आ जाता है। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस भी देखें तो ये करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक डिसेंट रैली किया, 40 तक के लो थे और स्टॉक इमीडिएट में एक यही क्वार्टर में अगर हम देखें तो 42% का रैली स्टॉक में हुआ है। अभी एक 2 दिन का करेक्शन अगर छोड़ दे तो स्टॉक में एक जो ब्रॉडर सेटअप बना हुआ है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। मुझे लगता है ये चेंज जो हुआ है वो और भी कंटिन्यू रहने के चांसेस ओला इलेक्ट्रिक पे दिख के आ रहे। सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स आ रहे हैं 56, 55। पोजिशनली ये जब तक होल्ड, ये जो अप ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ है ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल रहा है। ऑन द हायर साइड जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 70 का रहेगा, वहीं पे लास्ट टाइम टॉप हुआ था, उधर से ही करेक्शन आया था। वो अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है 70 के आसपास तो ये स्टॉक फर्दर मोमेंटम और बढ़ाने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। 70 के बाद 77 तक ये स्टॉक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। यहाँ पे 70 तक का रैली देखने में ज़रूर मिल सकता है और हम बता देते हैं कि मार्की इन्वेस्टर्स और हेलियस म्यूचुअल फंड ने भी जो पोजीशंस लिए थे और ये जो बात है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की तरफ है। लेकिन कुणाल आपसे भी एक सवाल लूँगा, और ईवी सेगमेंट से रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एक एथर एनर्जी भी है, वो भी ऊपर है, 2% से ज़्यादा ही ऊपर है ओला इलेक्ट्रिक से। तो आपको क्या लगता है एथर एनर्जी पे बाजार का उतना फोकस नहीं है कि लगता है कि यहाँ पे भी पोजिशनली एक अपमूव आ सकता है? ओला इलेक्ट्रिक तो बहुत अच्छा तेज़ी चल गया है, लेकिन एथर पे क्या चार्ट चेक है? तो ऑफकोर्स हिस्ट्री काफ़ी लिमिटेड है, 4 या 5 महीने की खाली हिस्ट्री है प्राइस में, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी लिस्टिंग के बाद में जब एक ग्रेजुअल मूव आता है, उसके बाद में जब एक स्टडी अपट्रेंड आता है, तो ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली प्राइस अपट्रेंड में आता है। ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो कहना और उसको एंटिसिपेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट हमें उस लिहाज से भी देखना चाहिए कि अगर सेक्टर में अपट्रेंड है और वो स्टॉक भी रिसेंटली लिस्टेड में जब एक ट्रैक्शन गेन कर रहा है तो पॉसिबल होता है कि ऐसे सारे चार्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। टेक्निकली कहना फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज प्राइस हिस्ट्री थोड़ी सी लिमिटेड है। जी बिल्कुल, प्राइस हिस्ट्री लिमिटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मूव शायद आप होल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कुणाल, आप हमारे साथ जुड़े
और जो है अहम बात बताए। एक बार इक्लक्स सर्विस के जो चार्ट है इसको एक बार 3% स्टॉक ऊपर है, इसको लेके आते हैं। अमोल, एक बार इक्लक्स सर्विसेज देखे, कल जो था हमारे सिस्टर चैनल पे जो है कंपनी आए भी थे और ऑफ कोर्स मार्जिन्स को लेके जो उन्होंने रिटेरिएट गाइडेंस किया था और नेट जो है थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी। बात करें तो यूएस के हायरिंग को लेके, लेकिन जिस तरह ये नॉन यूएस मार्केट्स में जो है वेंचर आउट कर रहे हैं तो एक टाइप से हेज लग रहा है। देखिए स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर है डेज हाई पे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे अमोल? एक तो अप ट्रेंड में है स्टॉक, कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड बना के रखा है, करेक्शन मार्केट का इतना इम्पैक्ट नहीं। लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो हायर बॉटम सपोर्ट प्लेस है अराउंड 4200 के आसपास, वहीं से रिवर्स हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और आज बुलिश कैंडल है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 4200 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर है, ये जो वेव बना हुआ है अप ट्रेंड का वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रहेगा 4575, लास्ट करेक्शन उधर ही चालू हो गया था और उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है 4675 तक ये रैली कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ये बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है चांसेस ब्राइट लग रहे हैं इक्लक्स सर्विसेज पे लगभग 4% ऊपर। और याद देखिए बायबैक भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और ये भी एक बायबैक कैंडिडेट भी है, ये भी बायबैक किए थे एक साल में लगभग 390 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस 4575, स्टॉप लॉस 4200। अब चंदन सर, एक बार आपसे भी राय लेना चाहूँगा। और हमने जो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ पे देखिए एस्कॉर्ट्स, इन स्टॉक्स पे जो एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। जिस तरह जो कंस्ट्रक्शन गेयर है उस लगभग 16,000 करोड़ का पैकेज देखने मिल सकता है और ये स्पेस में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है। इंजीनियर्स इंडिया भी है बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन गेयर्स कंपनी में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इंजीनियर्स इंडिया है, एस्कॉर्ट्स है, यहाँ पे कौन से स्टॉक्स जो लगता है कि यहाँ पे और अपमूव देखने मिल सकता है? बिकॉज सारे ही कंपनीज अपने कॉन कॉल में कहे हैं कि अब पिकअप होने वाला है। बिल्कुल, सबसे पहले तो इंजीनियर्स इंडिया की बात करते हैं। इस कंपनीज में एक पॉजिटिव सेटअप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आप देखोगे 3 वीक से यहाँ पे हायर बेस बन रहा है 190 के सपोर्ट के बाद में। अब जो हायर बेस है वो 200 के आसपास बन रहा है और इनफैक्ट आज मोमेंटम होके की मूविंग एवरेजेस को सरपास भी काउंटर ने किया है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस है। 205 के सपोर्ट से 222 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो यहाँ पे भी बॉटम आउट अप्रोच बने हैं और यहाँ पे भी अपमूव बनने चाहिए। जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न 1090 के सपोर्ट से 1150 तक के स्विंग यहाँ पे भी बनने चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए अच्छी अपमूव जो है आपको देखने मिल रहा है इन सारे स्टॉक्स में। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ या इंजीनियर्स इंडिया हुआ, एस्कॉर्ट्स हुआ, तो और ऑफ कोर्स स्मॉल कैप और अनलिस्टेड में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है जो बताता है कि प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रही है। और ये जो बात है हम आपको 2 महीने से बता रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स जैसे पिकअप होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आपको इंफ्रा और कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी देखने मिलेगा आगे जाते हुए। इंजीनियर्स इंडिया जो है चंदन की राय भी है, टारगेट 222, स्टॉप लॉस 205 का। थैंक यू वेरी मच चंदन और अमोल, आप हमारे साथ जुड़े और अहम कॉल्स बताए। जेंटलमैन एक एक करके डिस्क्लेमर्स बता दें। चंदन आप शुरू करें। बिल्कुल, देखिए काफी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं और मोस्ट ऑफ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइज कर चुके हैं। और जो भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड लेते हो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रख के लें, पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल। और अमोल आपके क्या रहेंगे डिस्क्लेमर? जी, मैंने आपके चैनल के साथ ऑलरेडी डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए हुए हैं इन डिटेल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार 2 अहम सेगमेंट्स हैं। एक कमोडिटी सेगमेंट है, विश्व मोहन लेके आने वाले हैं और मार्केट्स के महारथी में गौतम शाह हमारे साथ जुड़ेंगे गोल्डीलॉक्स रिसर्च के।